मायापोत भाग 6। निक्की को बुलेट के पीछे बिठाता हूँ। उसने एक हाथ से मेरी कमर को पकड़ रखा है। सुबह सुबह सड़क खाली है और मैं मज़े से चला रहा हूँ। कितना तेज़ चल सकता है? बहुत। तुम बताओ किस स्पीड पर चलाऊँ? लेट्स टच 100। सड़क का सीधा टुकड़ा आया कि आया। निक्की से होल्ड फास्ट कहकर एक्सीलेटर घुमा देता हूँ। हम दोनों अब हवा के कंधों पर सवार हैं। जूं जूं की लयबद्ध आवाज़ से सड़क के साथ साथ झाड़ियों पेड़ों में बैठे परिंदे छोटी छोटी उड़ानें भरते हैं। मोड़ आता है, स्पीड किल कर देता हूँ। हम हवा के कंधों से नीचे उतर आते हैं। मोबाइल स्कूल के गेट के बाहर खड़ा करके निक्की स्कार्फ खोलती है। जेबी कंघी निकाल कर मैं उसके बाल ठीक करता हूँ। बच्चे सुबह की प्रेयर के बाद अपने अपने क्लासरूम में जा रहे हैं। निक्की मुझसे पूछती है, संतोष क्या आप मम्मा के BF हैं? BF? ये क्या होता है? सिली, BF मीन्स बॉयफ्रेंड। मैं तुम्हारा और राधा दोनों का BF हूँ। ठीक, ग्रेट कहकर वो मेरा हाथ पकड़ लेती है। मदर अपने ऑफिस के बरामदे में ही खड़ी हैं। हम दोनों उन्हें किस करते हैं। वो निक्की का पट्टी बंधा हाथ छू कर पूछती हैं कि दर्द बहुत तो नहीं? नो मदर। मैं उन्हें बताता हूँ कि चोट कैसे आई है और आज एक्सरे होना है। निक्की को अगर 2 दिन की छुट्टी मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। वो हमेशा हिलाकर निक्की से कहती हैं, चाइल्ड गो एंड विश योर टीचर। निक्की जाती है। मैं मदर के पीछे उनके ऑफिस में आता हूँ। वो मुझे बैठने के लिए कहती हैं। आंखें बंद कर लेती हैं। फिर क्रॉस का निशान बनाकर मुझसे पूछती हैं कि क्या मैं निक्की की माँ से शादी कर रहा हूँ। मेरे हाँ में सर हिलाने पर फिर से क्रॉस का निशान बनाती हैं। मुझे बताती हैं कि निक्की जब स्कूल में आई थी तो कैसे हमेशा डरी रहती थी। राधा ने उनको इस दहशत का बैकग्राउंड बताया था। बच्ची अब भी कहीं ना कहीं नॉर्मल नहीं है। माँ और बेटी ने एक किला बनाया है जिसमें वो दोनों रहती हैं, सुरक्षित और पुरुषों से दूर। निक्की क्या मुझे इस किले में प्रवेश करने देगी, रहने देगी? मैं उन्हें बताता हूँ कि निक्की ने मुझे दोस्त तो मान ही लिया है, फिर अभी हम उसे कुछ नहीं बता रहे हैं। सही वक्त और मौका देखकर उसे बताएंगे। उनके चेहरे पर मेरा जवाब सुनने के बाद भी संशय है, आने वाले समय का डर है। गॉड ब्लेस यू कहकर वो उठ खड़ी होती है। निक्की अपनी टीचर को विश करके लौट आई है। हमारे चलने से पहले मदर कहती हैं, यू गिव मी अ रिंग अबाउट हर एक्सरे। हम दोनों बाहर निकल रहे हैं। मुझे लगता है कि 2 आंखें अब भी मेरी पीठ पर बैठी हैं। मदर ज़रूर बरामदे में खड़ी हमें देख रही हैं, क्रॉस बना रही होंगी। मुड़कर देखता हूँ, हाँ खड़ी हैं, क्रॉस बना रही हैं। मैं और निक्की हाथ हिलाते हैं। वो हमें बाएं में हाथ हिलाकर ऑफिस में चली जाती हैं। मैं निक्की को छेड़ता हूँ कि क्या उसकी टीचर सुंदर है। वह हैरान होकर हाँ में सर हिलाती है और पूछती है, क्यों? सिली, सुंदर है तो हमसे शादी करवा दो। वो मेरी पीठ पर हाथ मारकर कहती है, यू आर अ प्रिंस, शी इज़ नॉट दैट ब्यूटीफुल। हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर मनोजा मजाक करते हैं, क्यों भाई, कभी खुद बीमार पड़ते हो, कभी दूसरों की कलाइयाँ तोड़ते हो। डॉक्टर राधा के नज़दीक रहने का ये अच्छा तरीका तलाशा है। कहो तो यहीं कोई छोटी मोटी नौकरी दिलवा दूँ। वह एक्सरे के लिए निक्की को अंदर ले जाते हैं। हम सब उनके कमरे में आ बैठते हैं। रेडियोलॉजिस्ट थोड़ी देर बाद वहाँ आता है, बताता है कि हड्डी टूटी नहीं, जरा सी तिड़क गई है। डॉक्टर मनोजा राधा को कहते हैं कि मेरे ख्याल से यहाँ प्रेशर पड़ा है राधा, मालिश होती रहे तो अच्छा है। हाँ, पेन किलर 1 आध दिन में दे दिया करो। निक्की एक्सरे ध्यान से देख रही है। डॉक्टर मनोजा उसे भी नहीं बख्शते। बेटे, इस फोटो का नेगेटिव समझो। तुम्हारा तो नेगेटिव भी खूबसूरत आता है। देखो, संतोष के बहुत से एक्सरे हैं, क्यों ना तुम दोनों के नेगेटिव की एग्जीबिशन लगवा दिया जाए। यू नॉटी ओल्ड मैन, निक्की कहती है। डोंट अब्यूज बाय कॉलिंग मी ओल्ड मैन। डॉक्टर मनोजा हंसे। उनके कमरे से बाहर आते हैं। राधा पूछती है कि भट्टी और जूही को क्या प्रेजेंट देना है। निक्की नर्स से बातें करने लगती है। मैं मजाक में कहता हूँ, निरोध का एक डब्बा ठीक रहेगा। कभी तो मौका देख लिया करो। अब मेरे पास कुछ नई साड़ी पड़ी हैं, आज तक अनपैक ही हैं। तुम कहो तो एक दे दे? नहीं, मैं बाज़ार से कुछ खरीद लूँगा। डोंट बी सेंटिमेंटल, मैं साड़ी निकाल कर रखूँगी। निक्की पास आ जाती है। मैं बताता हूँ कि मुझे कोर्ट जाना है, भट्टी की शादी की गवाही देने। मैंने आज तक कोर्ट नहीं देखा, साथ चलूँ? मैं हमेशा हिलाता हूँ। राधा से बताता हूँ कि हम लोग दोपहर का खाना बाहर खा लेंगे। शाम को वो तैयार है, 7 बजे पार्टी है। निक्की और मैं ब्रांडी को फीड देने घर जाते हैं। वो गंध से निक्की को पहचानने लगा है। टोकरी से कूकू की आवाज़ आती है। निक्की फीड बनाने किचन में जाती है। मैं ब्रांडी को टोकरी से बाहर निकाल कर कालीन पर रखता हूँ। निक्की अंदर आती है तो उसकी और बढ़ता है। छोटी छोटी टांगें मोटे जिस्म का बोझ संभालती नहीं।
गेंद की तरह लुढ़क जाता है, शिकायत में कू कू करता है। निक्की उसे गोदी में लेकर कानों के पीछे उंगलियों से खुजाती है। माई लेजी सनी कहकर वो उसे दूध देती है। बोतल ख़त्म होने से पहले ही ब्रांडी सो जाता है। बहुत सोता है लेजी फैटी, वो शिकायत करती है। मैं उसे समझाता हूँ कि बच्चे चाहे आदमी के हों चाहे जानवरों के, हमेशा बहुत सोते हैं। बहुत छोटा बच्चा तो दिन में लगभग 18 घंटे सोता है। निक्की ब्रांडी को टोकरी में रखने लगती है। मैं उसे बताता हूँ कि बाहर बरामदे में रखे, थोड़ा हिलजुल लेगा, अब टोकरी में नहीं रखना चाहिए, पहले ही लेजी है। हम कोर्ट पहुँचते हैं। वर्मा, भट्टी और जूही पहले से वहाँ आए हुए हैं। जूही निक्की का माथा चूमती है। निक्की ने सोचा था कि जूही दुल्हन वाले कपड़ों में होगी। उसे जीन्स और शर्ट में देखकर हैरान होती है। आप ब्राइड तो बनी नहीं। बेटे, ये कई बार ब्राइड बन चुकी है, जवाब भट्टी देता है। इनकी शादी पहले भी हो चुकी है क्या? वर्मा भट्टी को डांटता है। ओए खोते, जवान को कभी तो ताला लगाया कर, और नहीं तो बच्ची की शर्म किया कर। निक्की हैरान है कि वर्मा किस बात पर भट्टी को डांट रहा है। जूही उसे बताती है कि शाम को पार्टी में वो दुल्हन बनकर आएगी। चपरासी हमें अंदर बुलाता है। हम सब रजिस्ट्रार को विश करते हैं। वो निक्की को देखकर मुस्कुराता है। इनकी गवाही नहीं चलेगी। कुछ मिनटों में हम लोग रजिस्टर पर साइन करके बाहर आ गए। संतोष, आप ऐसी शादी मत करना, बैंड बजना चाहिए। भट्टी मेरी कनपट्टी पर के सफ़ेद बाल निक्की को दिखाकर कहता है। निक्की पुत्र, इस बूढ़े से कौन शादी करेगा? डोंट कॉल हिम ओल्ड, ही इज़ सो हैंडसम, निक्की चिढ़कर कहती है। समवन एल्स ऑल्सो थिंक सो, भट्टी उसे फिर छेड़ता है। निक्की ने कस कर मेरा हाथ पकड़ रखा है, जैसे सबको जला रही हो कि ये हैंडसम मैन उसका है, सिर्फ उसका। जूही उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास कर लेती है। उससे सलाह लेती है कि शाम की पार्टी के लिए कैसे ड्रेसअप होना चाहिए। निक्की अपने महत्वपूर्ण होने पर बहुत खुश है। उसे कलर कॉम्बिनेशन के बारे में सलाहें दे रही है और जूही लगातार हाँ में सर हिलाई जा रही है। हम सब ने निक्की को बराबर का दर्जा दे रखा है। जानबूझकर उसके साथ अडल्ट की तरह बर्ताव कर रहे हैं, ताकि जब उसकी मम्मा से मेरी शादी की बात की जाए तो वो इसे एक अडल्ट की तरह सहज स्वीकार कर ले। अपने आप पर मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है। इस बच्चों के साथ हम लोग नाटक तो नहीं कर रहे। फिर सर झटक कर खुद को गाली देता हूँ। नाटक कहाँ है? निक्की से सचमुच मुझे मोह हो गया है। मैं अभी से उसे एक पिता की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। वर्मा ने एक बार कहा था, टक्कर मारने की मेरी आदत है। कोई दीवार ना मिले तो तलाश कर लेता हूँ, खड़ी कर लेता हूँ। कहीं अपने विजयी होने के अहम को तो फीड नहीं कर रहा। पहले माँ को जीता है, अब बेटी को जीत कर योद्धा साबित होना चाहता हूँ। क्यों ना निक्की को इसी क्षण सब कुछ बता दूँ। अब हर रोज़ राधा के साथ रहने को मन करता है। नहीं, अभी नहीं। निक्की के स्कूल की मदर ने केयरफुल होने की सलाह दी थी। ये याद करके वो बात बात पर क्रॉस बनाती है। थोड़ा सा डर लगता है। राधा निक्की को मुझसे ज़्यादा जानती है। जब वो ठीक समझेगी तभी इसे जो सच है वो बताएंगे। दोपहर का खाना हम लोअर मॉल के ढाबे में खाते हैं। सिख मालिक हमें अच्छी तरह जानता है। शिकायत करता है, सुनने हो, हमारे साथ क्या गुस्सा है, इतने दिन बाद याद किया। मैं उसे बताता हूँ कि अभी अभी भट्टी और जूही की शादी हुई है। वो जूही को ध्यान से देखता है। भट्टी साहब, बधाइयाँ, सोना हंत मारिया जे। खाना ख़त्म करने के बाद तय होता है कि शाम को पार्टी में मिलेंगे। हम अलग होते हैं। मैं कैप्टन सिंह को फ़ोन करता हूँ तो पता चलता है कि बड़े साहब और मेम साहब पार्टी में जाएंगे। उसे कहता हूँ कि क्या पहले हमें राधा के घर से पिकअप कर लेगा। वो नो प्रॉब्लम कहकर फ़ोन रख देता है। मेरे कमरे में आने पर किशन मालिश वाले को बुला देता है, जिसे देखकर निक्की का मुंह पीला पड़ जाता है। आज दर्द नहीं होगा, सिर्फ बोन सेट करते हुए दर्द होता है। आज तुम्हें अच्छा लगेगा। वो आश्वस्त हो जाती है। उसे पता है मैं झूठे दिलासे नहीं दिया करता। मालिश वाला टोक उसकी कलाई देखता है और बताता है कि यह हाथ बहुत जल्दी सही हो जाएगा। मालिश वाले और किशन के जाने के बाद मैं निक्की से कहता हूँ कि मैं थोड़ी देर सो लूँ। वो हाँ में सही लाती है। तुम क्या करोगी? बोर तो नहीं हो जाओगी? डोंट यू वरी, मैं मैगजीन्स देखूँगी। मैं काफ़ी देर सोया हूँ शायद। वो मुझे कंधे से पकड़कर हिला रही है। चारपाई के पास छोटी मेज़ पर चाय के 2 कप रखे हैं। कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? लाइट जलाता हूँ। घड़ी तो है नहीं। नीचे किशन को आवाज़ देकर टाइम पूछता हूँ। वो बताता है कि 6 बजने वाले हैं। निक्की, मुझे उठा देना था ना, पार्टी में देर हो जाएगी। 2-3 बार हिलाया, बट यू वर साउंड अस्लीप। कमरे में निगाह घुमाता हूँ। सारी चीज़ें उजली उजली लग रही हैं।
निक्की ने मुझे बताया कि गीले कपड़े से उसने सब पूछा है, किताबें भी। उसने रैक में साइज़ के हिसाब से किताबें लगा दी हैं। वाह, चलो आप जल्दी से चाय पियो, फिर हम चलते हैं। तो वो मुझे हैरानी से देखती है। आप चेंज नहीं करोगे? इन्हीं कपड़ों में सोए इन्हीं में पार्टी में चलोगे? देर हो रही है। अच्छा ऐसा करते हैं, मैं अपने कपड़े साथ ले चलता हूँ, तुम्हारे घर बदल लूँगा। निक्की के घर पहुँचते हैं तो राधा हमारा इंतज़ार कर रही होती है। क्या हुआ, इतनी देर से क्यों आए? निक्की को दर्द तो नहीं हुआ? मम्मी यू आर रियली फंसी। संतोष सो गया था इसलिए देर हो गई। वो निक्की को मुंह धोने के लिए कहती है। मेरे कपड़े देखकर पूछती है, ये कपड़े पहनोगे? सूट लाना था। मैं उसे बताता हूँ कि मेरे पास सूट नहीं है और ना ही मैं पसंद करता, फॉर्मल ड्रेस पहनना मुझे पसंद नहीं। तो अपनी पसंद बदलो, कल हम सूट का कपड़ा खरीदेंगे, पार्टीज़ में प्लोवर नहीं चलेगा। निक्की मुंह धोकर बाहर आती है, हम दोनों को जल्दी से तैयार होने के लिए कहती है और कैप्टन सिंह पहुंच रहा होगा बताती है। मैं भी तैयार हो लूँ, बस साड़ी डालनी है। मैं कपड़े बदल कर बैठक में आता हूँ। निक्की ने मैक्सी डाल रखी है, बच्चों की किताबों वाली फेयरी लग रही है। राधा ने पीले पीले फूलों वाली साड़ी पहनी है, कानों में पुराने रिवाज वाले लंबे लंबे कांटे हैं, लाल मोतियों से जड़े हुए। मोतियों की लाली उसके गले पर छिटक रही है। निक्की ब्रांडी को किचन में फीड देने के लिए गई है। राधा को महसूस होता है कि मैं उसे लगातार देखे जाना हूँ। वो ब्लश करती है। मैं हैरान होता हूँ कि आजकल के ज़माने में भी कोई ब्लश कर सकती है। बाय गॉड यू लुक स्टनिंग। ऐसी तारीफ करते हैं, सिली बास्टर्ड। किस में किस करने की हिम्मत नहीं हो रही तो मैली ना हो जाओ। कैप्टन सिंह अंदर आता है। हम उसके साथ जीप में बैठकर राजभवन पहुंचते हैं। बड़े साहब और माँ बरामदे में खड़े हैं, बिल्कुल तैयार। निक्की का चुम्मा लेने के बाद वो मुझे घूर कर कहते हैं, देखते हैं और राधा को डांटते हैं। प्लोवर में से पार्टी में ले चलोगी? कुडंट यू टेल हिम टू वेयर कोट एंड टाई? इसके पास है ही नहीं। माँ पहले कैप्टन सिंह को आंखों से नापती है, फिर मुझे। सिंह से कहती है कि मेरे ख्याल से तुम दोनों का कद काठ एक जैसा है। अपना ब्लेज़र कमीज़ और टाई वगैरह आज इसे लोन पर दे दो। सिंह मुझे अपने कमरे में ले जाता है। देर हो रही है। जब तक मैं कमीज़ डालूं वो स्ट्राइप्सन वाली टाई की नॉट बांधता है, मुझे देता है। ब्लेज़र डबल ब्रेस्ट है, ब्रास के लिशकते बटन लगे हैं। कमीज़ का कॉलर थोड़ा ढीला है। सिंह की गर्दन मुझसे मोटी है। टाई की नॉट सेंटर में नहीं टिक रही। नो प्रॉब्लम कहकर सिंह छोटा सा डब्बा खोलता है, बटन उखाड़ता है, थोड़ा आगे करके जल्दी जल्दी लगाता है। अब कॉलर ठीक है। मैं उसे कहता हूँ कि हर चीज़ उसके पास तैयार कैसे रहती है। वो सुई धागे और बटनों वाले डब्बे की ओर इशारा करके बताता है, ये हज़वाइफ है। सब बैचलर अफसर्स की यही बीवी होती है। मैं और सिंह बाहर आते हैं। माँ मुस्कुराती है। अब बंदा दिखता हूँ। यू लुक डैशिंग इज़ दिस ब्लेज़र। निक्की मेरा हाथ पकड़ती है। हम लोग बड़ी कार में बैठते हैं, मैं और राधा अगली सीट पर। राधा मेरी बाँह छूकर धीरे से कहती है कि मैं अच्छा लग रहा हूँ। मैं भी धीरे से पूछता हूँ कि सच्चे लगने का इनाम रात को मिलेगा ना। वो मेरे हाथ में ज़ोर से नाखून चुभोती है। हम लोगों को पहुँचने में थोड़ी देर हो चुकी है। भट्टी के जनरल साहब हमें रिसीव करते हैं। मेरे और राधा के प्रवेश करते ही सब आंखें उधर उठ जाती हैं। मुझे और राधा को देख रहे हैं। उसकी साड़ी के बड़े बड़े पीले फूल साड़ी हिलने से झूम रहे हैं। जूही आगे आती है, हम दोनों को देखती है और मुस्कुराकर कहती है, जोड़ियाँ जग थोड़ियाँ। मुझे भट्टी के अफसर दोस्त जानते हैं, लेकिन राधा के पास परिचित होने के लिए यंग अफसर्स का घेरा बन गया है। भट्टी सबसे उसका परिचय कराता है, बताता है, किसी चक्कर में ना रहना। इस तुम्हारी माँ राधा मेहरा को संतोष ने फिट कर रखा है और दोनों शादी करने वाले हैं। हार्ड लक कहकर दोस्त हंसते हैं। वे भट्टी के जनरल के पास खड़े हैं। निक्की ने उनका हाथ पकड़ा हुआ है। उसका जनरल से परिचय कराते हैं। ये मेरी गर्लफ्रेंड निक्की है। राधा की ओर इशारा करके, शी इज़ राधा, निक्की की माँ और मेरी बेटी। भट्टी ने पहले ही बता रखा था कि उसका जनरल थोड़ा ठहरकी है। लगता है राधा ने उसे चकाचौंध कर दिया है। राधा से हम पहले क्यों नहीं मिले की शिकायत कर रहे हैं। स्कॉच खुल रही है। मैं वेटर को इशारे से कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए कहता हूँ। भट्टी के जनरल राधा से मेरी ओर इशारा करके पूछते हैं, हैव यू टेम्ड दिस टाइगर? राधा उस गर्व से मुस्कुराती है जो हमारा किसी पर अधिकार जताता है। संतोष तुम एक पैग ले लो, नहीं तो सब मुझे छेड़ेंगे। मैं गिलास उठा लेता हूँ। जूही को सब लोग गिफ्ट दे रहे हैं। राधा अपनी ओर से मेरी ओर से साड़ी देती है। निक्की जूही से पूछती है, हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे?
इससे पहले कि जूही जवाब दे, भट्टी के जनरल हनीमून का एक किस्सा सुनाना शुरू कर देते हैं। निक्की बेटे, एक आदमी शादी के बाद जब दफ्तर गया तो उसके दोस्तों ने पूछा कि हनीमून पर गए कि नहीं। वो आदमी कम पढ़ा लिखा था, हनीमून का मतलब उसे आता नहीं था। दोस्तों ने बताया कि भाई पहाड़ पर जाते हैं, होटल में ठहरते हैं, घूमते फिरते हैं, बस इसको हनीमून कहते हैं। शाम को वो आदमी घर आया तो बीवी आटा गूंथ रही थी। उससे बोला, तैयार हो जाओ, हनीमून के लिए चलना है। अब बीवी भी अनपढ़ थी, उसे क्या पता हनीमून क्या भला होती है। जवाब दिया, मैं आटा गूंथ रही हूँ, आप माँ को हनीमून पर ले जाएं। कह कहा बुलंद हो गया। रवि की माँ जनरल से कहती हैं, तुम सारे के सारे फौजी बदमाश होते हो। क्यों नहीं, आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है फौजी से जो शादी की है। भट्टी से रवि के बारे में पूछता हूँ, बताता है कि उसका बधाई का तार आया है, शायद ऑफ नहीं मिला होगा। निक्की भट्टी के दोस्तों की दोस्त बन गई है, एक एक के साथ मटक रही है। उससे पूछता हूँ, आर यू एन्जॉइंग निक्की? इट्स अ फैंटास्टिक पार्टी। देखा भट्टी के दोस्त कितने स्मार्ट हैं, हैंडसम है। हाँ, वो मेरी उंगलियां दबाकर कहती है, बट यू आर द मोस्ट हैंडसम। जूही बताती है कि भट्टी को मकान 2-3 दिन में मिल जाएगा, तब तक वे दोनों रवि के यहाँ गेस्ट हाउस में ठहरेंगे। भट्टी मुझे और राधा को कहता है, सालो जल्दी जल्दी शादी कर लो, और देख संतोष, ये तेरी डॉक्टर ने इतनी खूबसूरत है कि उठा कर ले जाने का दिल चाहता है। अब देर मत कर, कहीं कोई और ना लेकर उड़ जाए। भट्टी के जनरल खाने की मेज़ की ओर बढ़ रहे हैं, बाकी अफसर्स को पीना बंद करने का संकेत दे रहे हैं। मैं निक्की की प्लेट में चावल और चिकन डालता हूँ। भट्टी का जनरल उसे सलाह देता है कि भट्टी, अब तुम एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हो गए हो, इधर उधर झक मारना बंद, समझे? आपको गलती लगी है सर, मैं तो। वाई आर यू ऑन द डिफेंसिव? मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ, समझे? पार्टी ख़त्म होती है। फैसला होता है कि मैं और भट्टी मोबाइल पर रवि के यहाँ पहुँचेंगे, बाकी सब कार में। रवि की माँ कॉफ़ी पीकर जाने के लिए कहती है। निक्की की आंखें बोझिल हैं, नींद से भरी हुई वो सोफ़े पर बैठती ही सो जाती है। हम लोग जल्दी जल्दी कॉफ़ी ख़त्म करते हैं। कैप्टन सिंह कहता है कि वो हमें कार में छोड़ आएगा। हम लोग उठते हैं। वो निक्की को गुड़िया की तरह गोद में उठा लेते हैं, कार की पिछली सीट पर लेटाते हैं और मुझे छेड़ते हैं, यू आर लकी संतोष, बीवी और बेटी दोनों खूबसूरत मिली हैं। कैप्टन सिंह हमें राधा के घर तक छोड़ जाता है। मैं निक्की को गोद में उठाकर बेडरूम में ले आता हूँ। देखता हूँ राधा के चेहरे से पार्टी की सारी चमक बुझ गई है। बड़े मशीनी ढंग से लंबे वाले कांटे उतार रही है। उसके कटे हुए बाल गले से थोड़े परे हटाता हूँ। क्यों, क्या हुआ, अचानक बुझ क्यों गई? मैं देखता हूँ कि वो अपने आप को रोने से रोक रही है। उसके कंधों को बाहों से घेर कर अपनी ओर खींचता हूँ। वो निढाल सी कालीन पर बैठ जाती है, बोलती अब भी नहीं। ना वो सर में हाँ में हिलाती है, ना में। चुपचाप रोई जा रही है। ना मैं उसे रोने से रोकता हूँ, ना उसके आंसू पोंछता हूँ। उसके रोने की वजह अब समझ आ रही है। दूसरों की खुशी हमें कई बार उदास कर जाती है। पता नहीं भट्टी और जूही की शादी ने राधा को अपनी पहली शादी की याद दिला दी है, रुला दिया है, या मेरे साथ शादी होने की सोच कर रुलाई फूट पड़ी है। मैं उसका सर कुशन पर रखता हूँ और किचन से पानी का गिलास लाता हूँ और उसके सर के नीचे हाथ देकर अध उठा करता हूँ, पानी पिलाता हूँ। वो बताती है कि उसने चोरों की तरह शादी की थी। मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी और शो भी कर रही थी। औरत मजिस्ट्रेट थी जिसकी कोर्ट में शादी के कागज़ों पर साइन होने थे। उसे मेरा चेहरा देखा, थोड़ा मोटा हो रहा पेट देखा था। उसके चेहरे पर अपमान भरी मुस्कान आ गई थी। पूछा था, तो आप डॉक्टर हैं? जैसे कि कह रही हो इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई। मुझे अचानक ख्याल आया कि मैं उसके मरे हुए पति का नाम नहीं जानता। क्या नाम रहा होगा? लेकिन मरे हुए लोगों के नाम ना पूछने चाहिए, ना लेने चाहिए। जानते हो, शादी के बाद उसने पहला फ़िक्रा क्या बोला था? मैं फ़िक्रा सुनने के लिए उसके चेहरे की ओर देख रहा था। मेरा उभरा पेट देखकर उसने नाक सिकोड़ा था और कहा था, चलो जान छूटी। मैं सर झुकाकर उसका माथा चूमता हूँ। मैं उसके कान के नीचे वाले हिस्से पर उंगली फेर रहा हूँ। अब उसके शरीर का तनाव कम हो रहा है। मरे हुए पति का प्रेत उसे छोड़ रहा है, कमरे से बाहर जा रहा है। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या क्या बोलूं? तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं? मैं नामे सर हिलाता हूँ। तुम आज यहीं रहोगे, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैं सर उठाकर बेडरूम की ओर देखता हूँ जहाँ निक्की सोई हुई है। कोई बात नहीं,
आई वोंट लेट यू गो। मैं और अकेली नहीं रह सकती। टू हेल्प विद एवरीथिंग। तुम सुबह निक्की को सब कुछ बता दो। मैं उठकर बेडरूम का दरवाज़ा उठका देता हूँ। वापस आकर उसके पास कालीन पर लेट जाता हूँ और हम दोनों उस रात हमेशा हमेशा के लिए उसके मरे हुए पति को किल कर देते हैं। उसका प्रेत राधा के अंदर से पूरी तरह निकल भागता है। जानता हूँ आज के बाद वो हम दोनों के बीच नहीं आएगा। प्यार की हिंसा की मार बहुत कड़ी होती है। शनिचर को भट्टी ने ट्रक और कुछ जवान भेज दिए। शाम तक इन लोगों ने राधा का सामान दुर्गापुर शिफ्ट कर दिया। मैं और राधा ट्रक के साथ वहाँ नहीं गए। मोबाइल पर उनसे पहले ही रानी की कोठी में पहुँच गए। अभी यहाँ तक बिजली नहीं आई। बीच वाले गोल कमरे में बड़े बड़े लैंप पड़े हैं। खिड़कियों में रंग बिरंगे कांचों के शीशे लगे हुए हैं। हमारे वहाँ पहुँचने के थोड़ी देर बाद कंपाउंडर भी आ गया। राधा ने आज के दिन पहुँचने का खत उसे लिख दिया था। छत पर लोहे की टंकी बनी है। इसी में बारिश का पानी जमा किया जाता है, नहाने व कपड़े वगैरह धोने के लिए। पीने के पानी के बारे में पूछने पर पता चला कि थोड़ी दूरी पर ही छोटा सा झरना है। चौकीदार पीने के लिए पानी वहाँ से लेकर आया करेगा। सामान का ट्रक पहुँचता है। जवान तुरंत फुरत सामान उतार कर अंदर रख देते हैं। राधा ने नीचे सड़क पर बनी दुकान से चाय मंगवा ली है। वो जल्दी जल्दी पीते हैं। उन्हें वापस जो जाना है। फिर एक जवान दूसरे से कहता है, ओह मैं तो भूल ही गया, और कोठी से थोड़ी दूर तक पार्क किए ट्रक के पास जाता है। वापस लौटता है तो उसके हाथ में हॉट केस है। बताता है कि मेजर साहब ने खाना पैक करवा दिया था ताकि डॉक्टर साहब को आज कुछ ना बनाना पड़े। हम उन लोगों का थैंक्स करते हैं। वो लौट जाते हैं। राधा कंपाउंडर को कल सुबह आने के लिए कहती है। उसके जाने के बाद चौकीदार की मदद से हम लोग किचन का सामान लगाते हैं। भट्टी जानता है यहाँ बिजली नहीं है। तेल का जेरिकेन उसके सामान के साथ भिजवाया है। मैं चौकीदार को लैम्प साफ़ करने के लिए कहता हूँ। वो ब्रास के बने भारी भारी लैम्प वहीं रसोई में उठा लाता है। नीचे बैठकर बड़ी फुर्सत के मूड में साफ़ करना शुरू करता है। मुझे बताता है कि विलायत के बने हुए हैं। शायद 50 साल पहले राजा जी ने मंगवाए थे। हिंदुस्तानी लैंपों वाली बात नहीं। आज ठीक कल खराब। 50 सालों में कोई खराबी नहीं, खट से जल जाते हैं। फिर बताता है कि अपने यहाँ बने लैंपों की तरह शीशा उतार कर नहीं जलाना पड़ता। तो कैसे? मेरे पूछने पर नीचे लगे पेंच को घुमाता है। शीशा ऊपर उठ जाता है। बत्ती तक माचिस पहुंचाने के लिए बड़ा सुराख बन जाता है। वो तीली सुलगा कर लैंप चलाता है। पेच घुमाकर शीशा नीचे करता है और जवाब देता है, ऐसे। राधा चाय की बात करती है। चौकीदार दूध लाने के लिए उठता है। सूचना देता है कि साथ वाले गांव से रोज़ ताज़ा दूध कोई दे जाया करेगा। उससे पहले से ही ये कह रखा था। उसके बाहर जाने के बाद राधा कहती है कि ये बूढ़े लोग बोलते बहुत हैं। 10-15 साल के बाद मुझे भी तुम यही कहोगी? सिली, यू विल नेवर ग्रो ओल्ड। किचन का सामान ठीक से लग गया है। हम लोग सब सोने का कमरा ठीक करना शुरू करते हैं। बस आज बेड ही बिछाएंगे, बाकी चीज़ों को कल हाथ लगाएंगे। तुम्हें बेड की बहुत फिक्र रहती है। हमेशा मत छेड़ा करो। तुम्हारा अपना छिड़वाने का दिल करता है कि नहीं? चलो बको मत, बेडशीट पकड़ो, बुढ़ा आता होगा। चौकीदार दूध लेकर लौट आया है। कहता है चाय बना देगा। पूछता है चीनी कितनी डालनी है, तो राधा उसे कहती है चीनी अलग से रख दे। हम पलंगों के पास ही 2 कुर्सियाँ लगाते हैं। छोटी मेज़ पर चौकीदार गिलासों में चाय रखता है। घूट भरता हूँ। स्वाद में कुछ नयापन है। मेरे कहने पर कि क्या डाला है, वो चिंतित आवाज़ में पूछता है कि चाय ठीक नहीं बनी। मैं उसे बताता हूँ कि बहुत बढ़िया बनी है। वो सुख की सांस लेकर बताता है कि थोड़ा सा अदरक पीस कर इसमें डाला है। इससे चाय घनी बनती है, फिर सर्दी जुकाम का डर भी नहीं रहता। वो रात के खाने का पूछता है। मैं उसे बताता हूँ कि बनी बनाई है, कल तक का काम चल जाएगा। राधा कहती है कि सड़क पर तो 2-3 छोटी छोटी दुकानें हैं। सब्जियाँ और दूसरा छोटा मोटा सामान कहाँ से आएगा? वो खबर देता है कि फ़िक्र की कोई बात नहीं। सुबह रोज़ एक बस शहर को जाती है, वही बस शाम को वापस आती है। दिन में एक ही बस चलती है। उसके ड्राइवर को जो चाहिए सुबह लिख कर दे दिया करें। बस शाम को 7 बजे शहर से वापस आएगी तो वो लेता आएगा। मेरे पूछने पर कि ड्राइवर को कुछ देना पड़ता है क्या, वो जवाब देता है कि नहीं साहब, देना क्या है। हाथ को ये गिलास की तरह होठों से लगाकर बताता है कि उसको पीने का शौक़ है। कभी कभार पव्वा दे दिया करें, बस खुश। और फिर यहाँ कोई डॉक्टर साहब से थोड़े कुछ लेगा। बड़ी मुश्किल से तो सरकार ने यहाँ पर अस्पताल शुरू किया है। आसपास के गांव के लोग सारा काम कर दिया करेंगे, फ़िक्र की कोई बात नहीं। राधा मुझे इशारे से कहती है कि मैं बातचीत बंद करूं। थोड़ी देर में वो अपने आप उठकर जाने लगता है। सुबह आने के लिए कहकर कोठी के बाहर बने अपने कमरे की तरफ चला जाता है। राधा से कहता हूँ कि वो थोड़ा सो ले। वो बेडरूम में जाती है। मैं चाय बनाता हूँ।
गिलास लेकर अंदर आता हूँ तो देखता हूँ कि वो आंखें मूंदे पड़ी हैं। सांसें बड़ी हमवार चल रही हैं। क्या सो गई है? आहट सुनकर आंखें खोलती है। थोड़ा परे सरक कर बिस्तरे पर ही मेरे लिए जगह बनाती है। हम एक ही सिरहाने पर पीठ टिकाकर अध बैठे हो जाते हैं। साइड टेबल मेरी तरफ पड़ा है। उसके हाथ से गिलास लेकर इस पर रखता हूँ, फिर आंखें बंद कर लेती है। अब कैसे होगा? जानता हूँ इसे कैसे होगा में बहुत सारे सवाल शामिल हैं। हम हर रोज़ कैसे मिलेंगे? रोज़ रहूँगा तो देखने वाले क्या कहेंगे? उनको ये डॉक्टर क्या रिश्ता बताएगी? निक्की को सब कुछ कब बताऊँगा? मैं इन दिनों कहाँ रहूँगा, शहर या उसके पास? पहली बार मुझे पता चलता है कि प्यार के बहुत सारे दुख होते हैं। गोल्फ कोर्स के पास वाले डाक बंगले में आ जाऊँगा। कैप्टन सिंह ने गवर्नर हाउस से बुकिंग करवा ली है। वो मेरी और करवट बदलती है। बड़ा मुश्किल होगा। मुश्किल क्या, 3 रुपये रोज़ किराया है, तुम दे दिया करना। प्लीज़ बी सीरियस संतोष। नहीं, अब मैं अकेले नहीं रह सकती। तुम्हें रात को यहीं मेरे पास सोना होगा। अच्छा, यहीं रहूँगा। नाउ क्लोज योर आइज़। ठंडी हवा पैर के तलवों पर चुटकी काटती है। कंबल उसके और अपने पैरों पर डालता हूँ। शिफ्टिंग की वजह से थकान हो गई है और इस वजह से हम दोनों को नींद आ जाती है। शायद कोई खटका हुआ है। आँख खुलती है। कमरे में घुप अंधेरा है। जिस्म के हल्के होने से अंदाज़ा होता है कि मैं बहुत देर सोया हूँ। बेड पर हाथ फेरता हूँ। राधा नहीं है। शू शू की आवाज़ आ रही है। उसने स्टोव जलाया है, खाना गर्म कर रही होगी। उसे आवाज़ देता हूँ। बड़ा सा लैंप उठाकर कमरे में आती है, छोटी मेज़ पर रखती है। रोशनी छोटे से दायरे के कमरे में फैल जाती है। मुझे जगा देती। नहीं, तुम बड़ी सुख की नींद सो रहे थे। सुनो, मैंने आज नोट किया कि तुम सोए सोए मुस्कुराते हो। आई मस्ट बी ड्रीमिंग ऑफ यू सिली। उठो, खाना गर्म हो गया। तुम उठाओ ना, जान नहीं रही। क्यों, कौन सी कमज़ोरी आ गई तुम्हें? कुछ किया कराया तो है नहीं। वो मुझे उठाने के लिए नीचे झुकती है। उसे खींचकर अपने ऊपर गिरा लेता हूँ। उसे क्रश कर रहा हूँ। उसके होंठ दांतों में पकड़ लिए हैं। वो अपना जिस्म ढीला छोड़ देती है और रात एक लंबे, बहुत लंबे चुंबन में बदल जाती है। मुंह परे करता हूँ। वो लंबे सांस लेकर अपने अंदर हवा इकट्ठा करती है। मार डालोगे क्या? चौकीदार ने रसोई के कोने में पानी की बाल्टी रख छोड़ी है। कमीज़ उतारकर जिस्म का ऊपर का हिस्सा धोता हूँ। पानी बहुत ठंडा है। पीठ में पिनों की नोक की तरह चुभता है। जल्दी जल्दी नहा कर बाहर आता हूँ। वो तौलिया लाती है, स्टूल खींचकर मेरे पास करती है, बैठने को कहती है, मेरी पीठ पोंछती है। तुम तो काँप रहे हो, सर्दी लग गई तो? यू आर मैड। आधी रात को कौन नहाता है? मैं उठने लगता हूँ। बैठे रहो कहकर वो तौलिया से मुझे रगड़ना शुरू कर देती है। जिस जिस हिस्से पर वो रगड़ रही है वहाँ वहाँ खून का बहाव शुरू हो गया। शरीर में गर्मी आ रही है। चलो अब जल्दी से कपड़े पहन लो और खाना खा लें। मैं तौलिया लपेट लेता हूँ और उसके पास ही स्टोव के पास खड़ा हो जाता हूँ। उससे हॉटकेस नहीं खुल रहा। मेरी ओर बढ़ाती है। मैं खोलता हूँ। पहले डब्बे में चिकन है, दूसरे में चावल है, सलाद और स्लाइसेस हैं। तीसरा डब्बा खोलता हूँ। शराब का क्वार्टर है, साथ में एक चिट रखी है। पढ़ता हूँ। भट्टी को जोर से मादा यार कहता हूँ। वो पूछती है कि क्या हुआ, गाली किस बात पर। उसे शराब का क्वार्टर दिखाता हूँ। पढ़ने के लिए भट्टी की चिट आगे करता हूँ जिस पर लिखा है, हज वार्मिंग के लिए थोड़ी थोड़ी पी लो, लेकिन इसके बाद कोई शरारत मत करना। भले बच्चों की तरह अलग अलग सोना। कुछ काम शादी के बाद के लिए छोड़ दो। बड़ा मज़ेदार आदमी है। मज़ेदार नहीं, बदमाश को। थोड़ी सी ले लो। वो क्वार्टर मेरी ओर बढ़ाती है। रहने दो, खाना खाते हैं। उसे गलती लगती है कि उसे नाराज़ ना करने के लिए मैंने ना की है। अभी वो जानती नहीं, दूसरों के नाराज़ होने या ना होने के हिसाब से मैं नहीं जीता। ले लो, आधी रात को नहाए हो, दवाई का काम करेगी। मैं 2 गिलासों में डालता हूँ, पानी मिलाता हूँ। वो ना कहती है, कड़वी लगेगी, पहले तो वाइन पी है। कुछ नहीं होता कहकर गिलासों से थमाता हूँ। वो थोड़ा सा घूंट भरती है। बहुत कड़वी है, तुम जाने कैसे पी लेते हो। मैं उसे समझाता हूँ कि किसी भी चीज़ का स्वाद जीभ के टिप से सिरे से पता लगता है। शराब को सीधा गले में जाने दे, जीभ के टिप से ना छुए तो कड़वी नहीं लगेगी। गिलास उठाकर मुंह को लगाता हूँ, शराब गल्प करता हूँ। वो भी ऐसे ही पीती है। अरे सच, अब बहुत तेज़ नहीं लगी। मैं 2 प्लेटें नैपकिन से पूछता हूँ। वो चिकन करी गर्म करती है। चावल भी गर्म करूँ क्या?
नहीं, रहने दो, कोसे तो हैं ही, चिकन खूब ज़ोर से गर्म हो लेने दो। वो अपना छोटा पैक ख़त्म करती है, उसके गिलास में फिर स्मॉल डालता हूँ, अपने में लार्ज। वो घूंट लेकर कहती है, तुम कपड़े पहन लो, सर्दी लग जाएगी। मैं सर हिलाकर नहीं कहता हूँ। पूछती है कि यहीं खड़े खड़े खा लें क्या? मैं हाँ में सर हिलाता हूँ। मैं सलाद का टुकड़ा उठाता हूँ, वो मेरे हाथ से लेकर वापस प्लेट में रखती है। मीट का पीस मेरे मुंह में डालते हुए कहती है, कुछ खा भी लिया करो। खाना ख़त्म होता है, क्वार्टर में थोड़ी सी बची है, दोनों गिलासों में डालकर अंदर कमरे में ले आता हूँ। फायर प्लेस के पास चौकीदार ने सूखी लकड़ियाँ पहले से रख छोड़ी हैं। छोटे टुकड़े नीचे रखता हूँ, बड़े ऊपर। रसोई में से मिट्टी के तेल की बोतल लाता हूँ और देखता हूँ वो बर्तन संभाल रही है। अंदर आकर लकड़ियों पर तेल छिड़कता हूँ। कट कट की छोटी आवाज़ें आती हैं। सूखी लकड़ियाँ आँख पकड़ लेती हैं। फायर प्लेस के पास कंबल बिछाता हूँ, ऊपर सफ़ेद चादर और तकिए रखता हूँ। जलती लकड़ियों की गर्मी कमरे की ठंड को धक्के मारकर बाहर निकाल रही है। 2 सिरहाने कम है। मैं कुर्सियों से कुशन उठाकर नीचे रख लेता हूँ। रसोई से आवाज़ आनी बंद हो गई है, तो उसने काम ख़त्म कर दिया। कमरे में आती है। रसोई और इस कमरे के टेम्परेचर को फ़र्क को महसूस करती है। इट्स कोजी कहकर मेरे पास आ खड़ी होती है। मेरे अधलेटे जिस्म को देखती है, कमर पर बंधे तौलिए को देखती है और मैं आई कहकर उस कमरे में चली जाती है जहाँ हम लोगों ने उसके ट्रंक और अटैची रखे हैं। वो इस कमरे का लैम्प भी साथ उठाकर ले गई है। अब यहाँ बिजली जो नहीं आई। वो वापस लौटती है। उसने क्रीम कलर की नाइटी डाल रखी है। बाएं वश पर बड़ा सा सुर्ख फूल बना हुआ है। क्रीम कलर पर खून के छींटे की तरह छिटके हुए आँख की लपट लपकती है। फूल का आकार बड़ा होता है, खून के छींटे और फैलते हैं। वो लैंप मेज़ पर रखती है, मेरी ओर कदम उठाती है, फिर मेज़ के पास लौटती है, लैंप नीचा करती है। अब ठीक है कहकर पीछे सिरहाना रखता हूँ, ऊपर कुशन रखता हूँ। वो इनसे पीठ टिका लेती है। उसका गिलास उसे थमाता हूँ। हम हौले से गिलास टकराते हैं। वो छोटा सा घूंट लेकर गिलास नीचे रख देती है। मैं नाइटी पर बाएं वश पर बने लाल सुर्ख फूल को देखता हूँ। उसका आकार उसके वश के उठने गिरने के साथ बढ़ घट रहा है। सिहर जाता हूँ। मेरे शरीर की लहरों को उसका शरीर ग्रहण कर रहा है, हालांकि हमारे जिस्म आपस में छू नहीं रहे। क्या हुआ? मैं उसे बताता नहीं कि लाल सुर्ख फूल ने मुझे डरा दिया है। बड़ा मॉर्बिड लग रहा है, जैसे उसके दिल में किसी ने लंबा तेज़ चाकू भोंक दिया हो। खून का कतरा कतरा बाहर आ रहा है। नाइट पर फूल के आकार में बदल कर फैल रहा है। अपना पैग एक ही घूंट में ख़त्म करता हूँ। लपट लपकती है, नाइटी पर बने फूल पर चमकती है। छोटी सी छलांग लगाकर उसके चेहरे पर बिछती है, बिछड़ कर छत की तरफ बढ़ती है और अंधेरा छोटी सी रोशनी को अपने काले कंबल में लपेट कर छुपा लेता है। वो कुशन कोहनी के नीचे रखती है, मेरे चेहरे को देखती है, घबरा कर पूछती है, क्या हुआ? कुछ नहीं, बट यू आर क्राइंग। वो मेरा सर खींच कर अपनी छाती पर रख देती है। मेरा सर ऊपर नीचे हिल रहा है। ज़िंदगी में पहली बार रो रहा हूँ और खुलकर रो रहा हूँ। वो मेरी पीठ पर हाथ फेर रही है। प्लीज़ संतोष, क्या हुआ? बताओ ना, प्लीज़ डोंट क्राई, मुझे डर लग रहा है। उसे क्या बताऊँ कि क्या हुआ? कैसे बताऊँ कि सख्त होने का, टफ होने का मेरा कवच आज टुकड़े टुकड़े हो गया है? कैसे समझाऊँ कि आज जब वो पूरी की पूरी मेरी हो गई है तो उसने मुझे कमज़ोर बना दिया है। कोई अपना हो जाए तो डर लगना शुरू हो जाता है। क्या हुआ? बताओगे नहीं? तुम ऐसे रोने लगोगे तो मैं क्या करूँगी? मैं उसे कैसे बताऊं कि उसके कभी कभी रोने की वजह यह है कि कभी उसका कोई था, उस पर जुल्म करता था, उसे उसकी कड़वी यादें रुला देती थी। मैं रो पड़ा हूँ आज पहली बार ये महसूस करके कि आज तक किसी ने अपना ना होने का दुख कितना बड़ा है। वो नाइटी की वहाँ से मेरा चेहरा पहुँचती है, मेरी गीली आंखों को चूमती है, मुझे नीचे लिटाती है, सर के नीचे सिरहाना रखती है, फिर मेरी और करवट लेकर खुद लेटती है। वो मेरी पीठ पर हाथ फेरे जा रही है। स्लीप माई चाइल्ड, डोंट क्राई, माँ पास जो है। वो मुझे बिल्कुल उसी तरह से सुला देती है जैसे मेरी माँ सुलाया करती थी। नींद खुल जाती है। क्यों? फायर प्लेस में आग बुझ गई है। सर्दी बाहर से हवा के पंखों पर सवार होकर अंदर आ गई है। कमरे के कोसेपन को उसने बाहर निकाल दिया है। हवा कहाँ से अंदर आ रही है? रसोई का दरवाज़ा खुला पड़ा है। किसी छापा मार की तरह यहीं से ही अंदर घुस आई है। मेरे पास सोते हुए वो एक छोटी सी गठरी में पड़ी हुई है।
उसके हाथों के रोए उठे हुए हैं। मैं उसे गोदी में उठाकर बिस्तर पर लिटाता हूँ। बिस्तर के ठंडेपन से उसकी आंखें खुलती हैं। क्या हुआ? वो नींदी पूछती है, फिर से टांगें सिकोड़ लेती है। 2 कंबल जोड़कर उस पर डालता हूँ। मैं भी अंदर सरक जाता हूँ। उसके घुटने सीधे करता हूँ। वो फिर सिकोड़ लेती है। बहुत सर्दी है। वो बच्चे की तरह कुनमुनाती है और मेरी गर्दन में मुंह छुपाती है और मैं अपनी बाहों के घेरे में उसे लपेट लेता हूँ। रात और लंबी हो जाती है, ऐसी रात जिसकी सुबह कभी नहीं होती। रसोई के दरवाजे से हवा का छापा मार दस्ता बार बार अंदर आता है। बार बार हम दोनों से हार अपना समूह लिए लौट जाता है। हवा और सर्दी के खिलाफ हमारी किलेबंदी मजबूत है। अब ठंड बिल्कुल नहीं लग रही। सो जाओ। हम दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए सो जाते हैं और हवा अपना सर धुनती रह जाती है। थोड़े से महीने, थोड़े से रविवार और निक्की की सर्दियों की छुट्टियां आ गई। थोड़े से महीने, थोड़े से रविवार, निक्की से दोस्ती गहरा गई और निक्की की सर्दियों की छुट्टियां आ गई। थोड़े से महीने, थोड़े से रविवार, ब्रांडी मोटा ताज़ा हो गया और निक्की की सर्दियों की छुट्टियां आ गई। एक बात को 3 बार नहीं कहना चाहिए, अपशकुन होता है। निक्की को स्कूल से पहली बार दुर्गापुर लाया था तो नीचे दुकानों के पास मोबाइल रोक कर उसे रानी की कोठी दूर से दिखाई थी। 2 दूर दूर खड़े पेड़ों की शाखाओं ने गलबहियाँ डाल ली हैं। गोलाई में मुड़कर शाखों ने एक दूसरे के पत्ते के हाथों को कसकर पकड़ लिया है। हमेशा के लिए इन शाखों के दायरे के बीच से सामने दरवाजे का ऊपरी हिस्सा और रोशनदान का नीला कांच झाँक झाँक कर बाहर देखते हुए। फायरप्लेस के ऊपर बनी चिमनी शाखों के दायरे से ऊपर उठाकर बाहर निकल गई है। बादल का टुकड़ा चलते चलते थक गया है। चिमनी से पीठ टिका कर सांस लेता हुआ, ना कहीं हवा, ना कहीं परिंदे की उड़ान या चहक और ना ही पत्तों का खड़खड़ाना। कोठी सांस लेती है तो गोलाई में हाथों में हाथ डाले शाखों के पत्ते थोड़ा हिलते हैं, फिर और कसकर उंगलियों में उंगलियां फंसा लेते हैं। हवा के चलने की आवाज़ नहीं आ रही तो क्या, चल तो रही है। कोठी की दीवारें, दरवाजे, छत, छतरियाँ छूती हैं। कोठी इस हवा को वापस बाहर निकालती है तो सांस लेती है। सांस लेती है तो हल्का हिलती है। शाखों के दायरे से दरवाजे का ऊपर का हिस्सा और नीले कांच का रोशनदान बाहर निकलने के लिए हिलते हैं। शाखाएं अपना दायरा मजबूत करती हैं, इन्हें घेरे में रखे रहने के लिए। निक्की कोठी देखती है, शाखाओं का दायरा देखती है, चिमनी पर पीठ टिका कर बैठे बादल को देखती है, नीली चादर से बिछे आसमान को देखती है और तभी कोठी हल्की सांस लेती है, हिलती है। निक्की के कंधे कांपते हैं, उसके चेहरे पर कहीं थोड़ा सा डर है। संतोष, कोठी तो हिलती है। मुझे पता है वो सही कह रही है, लेकिन जो सही है वो हमेशा माना तो नहीं चाहता। उसे बताता हूँ कि शाखों के दायरे से कोठी का सामने का हिस्सा दिखाई देता है। हवा से दायरा हिलता है तो सहज ही भ्रम हो जाता है कि कोठी हिल रही है। वो हाँ में सर हिलाती है। बिल्कुल हॉन्टेड लगती है। हम ऊपर कोठी की ओर चलने को हुए तो उसने पूछा था कि मोबाइल पर क्यों नहीं, पैदल क्यों। समझाया कि पगडंडी कई जगहों पर बहुत कम चौड़ी है, मोबाइल पर ऊपर जाना डेंजरस है, इसलिए मोबाइल नीचे दुकान में ही रखता हूँ। डर लगता है क्या? इज़ इट रियली डेंजरस? लेट्स गो ऑन द मोबाइल। उसकी आवाज़ में छोटा सा चैलेंज। कम चौड़ी पगडंडी मुझे भी कई बार चैलेंज दे चुकी है, पता नहीं क्यों इस चैलेंज को टालता रहा हूँ। राधा नाराज़ होगी। मम्मा डरपोक है, मैं नहीं डरती, आप क्यों डरते हो? बच्चे को पता चल जाए कि पिता कमज़ोर है, डरपोक है, तो पिता में उसका विश्वास, उसकी आस्था कम हो जाती है, क्योंकि पिता उसका संबल होता है और कमज़ोर संबल किसे अच्छा लगता है। मोबाइल स्टैंड से उतारता हूँ, उसे पीछे बैठने को कहता हूँ, कसकर मेरी कमर पकड़ी रहे। 1 सेकंड के लिए हाथ ढीले नहीं छोड़े, जर्क और जंप लगेंगे। मोबाइल का मुंह कोठी की ओर हुआ देखकर दुकानदार थड़ी से नीचे आ गया। मैं किक मारता हूँ। वो हाथ ऊपर उठाकर कहते, नहीं शार्क, नहीं, खतरा है। इंजन की गर्जन उसकी नहीं नहीं को खा जाती है। बाकी दुकानों पर खड़े लोग भाग कर इधर आ रहे हैं। मैं रेस दे रहा हूँ क्योंकि पगडंडी के शुरू होते ही सीधी चढ़ाई है। गो संतोष, गो, लेट्स गो। वो मेरी पीठ से चिपके हुए हल्ला करती है। क्लच छोड़ता है। अगला पहिया पहला कदम सीधी चढ़ाई पर रख देता है। इंजन की हमवार गर्जना थोड़ी सी टूटती है और रेस देता हूँ।
दूसरा पहिया भी सीधी चढ़ाई पर पाँव रख देता है। वो मुझे और कसकर पकड़ती है। बताता हूँ कि हाथ इतने ना कसे। दूसरे का तनाव हमारे अंदर तनाव पैदा कर देता है। वो कसाव कम करती है। इंजन की आवाज़ हमवार हो जाती है। छोटी छोटी झाड़ियों में बैठे छोटे छोटे परिंदे इस अनजानी अनसुनी आवाज़ से फड़फड़ा कर ऊपर उठते हैं और चाय चाय की तीखी आवाज़ में आगे की झाड़ियों के बैठे परिंदों को इस दानव आवाज़ की खतरा खबर देते हैं। इस पगडंडी से कई बार उतरा चढ़ा हूँ। चढ़ाई जहाँ ख़त्म होती है, उतराई जहाँ एकदम शुरू होती है, उस जगह पर एक बड़ा सा पत्थर है जिससे उतरने या चढ़ने के लिए छोटी छलांग लगानी पड़ती है। लगातार बारिश और कुरेदती हवा ने पत्थर का किनारा नोकीला और तेज़ बना दिया है। अगला टायर ये धारीला पत्थर फाड़ देगा। रेस और देता हूँ। पत्थर आया कि आया। गर्जना बढ़ती है। चौतरफा खामोशी को चीरते हुए परिंदों के झुंड छोटी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। चाय चाय। आवाज़ों की इस कोहराम में चीख कर निक्की को स्टेडी कहता हूँ। उसने पत्थर देख लिया है। छाती मेरी पीठ से चिपक गई है। उसकी डरी हुई धड़कनें मेरी पीठ के रास्ते मेरे अंदर आ रही हैं। एक डाइव करते हुए विमान की तरह मैं कमिटेड हो चुका हूँ। मोबाइल अब मेरे चाहने पर भी रुकेगी नहीं। पत्थर आया। रेस बढ़ी। पूरे ज़ोर से दायां पाँव ब्रेक पर दबा। अगले पहिए ने छलांग मारी। पत्थर फलांग गया। पिछले पहिए ने हल्की सी आनाकानी की। ब्रेक आधी ढीली छोड़ी। स्प्लिट सेकंड के लिए रेस देकर फिर ब्रेक पर पाँव दबा और पिछला पहिया भी फलांग गया। हैंडल पर हाथ ढीले। घर लौटते घायल जानवर की तरह अगले पहिए ने पगडंडी पकड़ी। पिछले पहिए ने भी ज़मीन की छाती अपनी गिरफ्त में ले ली। निक्की थर थर काँप रही है। खतरा टल गया है। मैं थर थर काँप रहा हूँ। इंजन की हुआ हुंकार हमवार हो रही है। शायद परिंदों का चीखना राधा ने सुना। शायद इंजन की हुंकार राधा ने सुनी। वो भागकर दरवाजे के बाहर आ गई है। वो नीचे भाग रही है। सफ़ेद गाउन सफ़ेद परिंदे की तरह फड़फड़ा रहा है। इंजन पर बहुत स्ट्रेन पड़ा है। घायल जानवर की तरह घर पहुंचने का आखिरी हल्ला मार रहा है। वो पगडंडी पर हमारी ओर दौड़ रही है। जानती नहीं कि मोबाइल को ब्रेक मारूंगा तो नीचे गड्ढे में जाएगी। हाथ को ज़ोर ज़ोर से दाएं बाएं हिलाकर उसे पगडंडी छोड़ने के लिए कहता हूँ। वो रुकती है। दाएं बाएं हिलते हाथ को देखती है। समझ क्यों नहीं रही? मुँह में उसे गाली देता हूँ। ब्लडी बिच। अनबोली गाली उस तक पहुँचती है। अगला पहिया उस तक पहुँचता है। अब खतरा समझती है। छोटी छलांग लगाकर पगडंडी छोड़ती है और मोबाइल कोठी के आंगन में पहुँच जाती है। एकदम बंद नहीं करता। धीरे धीरे रेस कम करता हूँ। निक्की के हाथ मेरी कमर पर सीमेंट से सख्त हो गए हैं। मोबाइल बंद करता हूँ। अपने हाथों की उंगलियों से उसके हाथों की उंगलियों को एक एक करके खोलता हूँ। हाथ पीछे करके उसे नीचे उतरने में सहारा देता हूँ। मोबाइल स्टैंड पर नहीं लग रही। डर बाहर निकलता है तो साथ साथ शक्ति भी बाहर ले जाता है। फिर जोर लगाता हूँ। गाड़ी स्टैंड पर चढ़ जाती है। वहीं ज़मीन पर बैठ जाता हूँ। लंबे सांस खींचकर जिस्म को नॉर्मल करने की कोशिश करता हूँ। निक्की का चेहरा कहाँ गया? चेहरे की जगह बर्फ़ की सिल्ली किसने रख दी? राधा भागती हुई ऊपर चढ़ रही है। हवा भरने से गाउन सफ़ेद परिंदे के सफ़ेद पंखों की तरह फड़फड़ा रहा है। वो निक्की के पास पहुंची है। थमी है। खुले पंख बंद हो गए हैं। अब उसने निक्की को उठा लिया है। बेतहाशा उसका माथा, आंखें, नाक, होठ, गला और सर के बाल चूम रही है। निक्की के चेहरे से बर्फ़ की सिल्ली सरक गई है। उसका अपना चेहरा चमक रहा है। राधा की गोदी से नीचे उतरी है। मेरे पास आई है। माथे पर बिखरे मेरे बालों को हाथों से पीछे कर रही है। राधा मेरे करीब आई। मुझे देखा। उस नफ़रत से जिस नफ़रत से हम किसी खूनी को देखते हैं, और अंदर चली गई। हमारी पहली खामोश लड़ाई। ठंडा गुस्सा ठोस होता है, जल्दी नहीं जाता। शी इज़ इन अ रेज। निक्की की डरी हुई आवाज़ में कहीं शक है कि आज वो भी माँ को मना नहीं पाएगी। मैं सिगरेट सुलगाता हूँ। निक्की मेरे उठने के इंतज़ार में है। अंदर नहीं चलना क्या? तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आऊँगा। उठो ना प्लीज़, मेरे साथ चलो। मम्मा को हम दोनों मना लेंगे। ये छोटी सी लड़की कुछ ना कुछ करा के रहेगी। मेरे नज़दीक आ रही है तो राधा को मुझसे दूर कर रही है। इसने माँ का औरत वाला गुस्सा देखा है, मेरा नहीं। ओह गॉड, मुझे गुस्सा ना आए। गॉड मानता नहीं। झपट कर उसका कंधा पंजे में दबोचता हूँ। तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? आई सेड गो इन। डोंट यू अंडरस्टैंड सिंपल इंग्लिश? उसका अपना चेहरा कट कर फिर नीचे गिर गया है। बर्फ़ की सफ़ेद सिल
फिर वहाँ आ बैठी है। अचानक पता चलता है कि अनजाने में मेरे पंजे का उसके कंधे पर कसाव हो गया, और कसा तो कसते हुए इतना कसेगा कि कॉलर बोन टूट जाएगी। जिस्म के 180 पाउंड की ताकत पंजे में सरक आई है। पंजा हटाता हूँ। वो फटी फटी आंखों से मुझे देख रही है। कंधे के दर्द की वजह से खड़ा खड़ा जिस्म हिल रहा है। मैं अपने गुस्से पर शर्मिंदा हूँ। शायद मनाने वाली मुस्कान मेरे चेहरे पर आती है। बर्फ़ की सफ़ेद सिल सरक जाती है और उसका अपना चेहरा वहाँ वापस आ जाता है। वो कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है, लेकिन डरे हुए शब्द बाहर नहीं निकलते। अंदर चली जाती है। नीचे देखता हूँ, सांप सी सरकती पगडंडी। क्या इस पर से मैं मोबाइल को ऊपर लाया? पगडंडी का सांप अपनी जगह से उठता है और मेरी ओर बढ़ता है। जानता हूँ डर का ये सांप अंदर चला आया तो फिर मैं कभी भी मोबाइल नीचे उतार ना सकूँगा। रवि ने एक बार बताया था कि जब भी कोई जहाज़ क्रैश कर जाता है, पायलट मर जाता है, तो उस हवाई अड्डे के वैज्ञानिक उसी समय उड़ान भरने लग पड़ते हैं। मेरे क्यों का उसने जवाब दिया था कि हमें हमेशा दूसरों का डर कमज़ोर बनाता है। किसी और के प्लेन क्रैश करने में प्रत्येक पायलट की कल्पना में उसका अपना प्लेन क्रैश करना शुरू कर देता है। इससे पहले कि किसी दूसरे की मौत हमें मार दे, हम लोग उड़ान भर लेते हैं। आसमान में उड़ रहे होते हैं तो दूसरों की मौत का डर बाहर निकल जाता है। अपने ज़िंदा रहने की भावना फिर से हम पर हावी हो जाती है। वो ठीक कहता है। इससे पहले कि पगडंडी का सांप मेरे अंदर बैठ जाए, मुझे नीचे उतरना चाहिए। डर को एक बार अंदर जाने का मौका दिया नहीं, वो स्थायी घर बनाकर बैठ जाता है। सिगरेट फेंकता हूँ, खड़ा होता हूँ। पगडंडी का सांप मेरा इशारा भाप जाता है। इसे माँ की गाली देता हूँ। इंजन अभी ठंडा नहीं हुआ, पहली किक में स्टार्ट हो जाता है। आवाज़ अंदर जाती है। राधा और निक्की को बाहर घसीट लाती है। मोबाइल मोड़ ली है। संतोष, प्लीज़ डोंट गो। निक्की मेरी ओर भागती राधा, संतोष मत जाओ। इससे पहले कि वो मेरे पास आए, मैं वो मोबाइल नीचे उतार देता हूँ। पगडंडी के डर के सांप को कुचलता हुआ नीचे उतर रहा हूँ। आती बार मैंने आसपास बिल्कुल नहीं देखा था, कहीं डरा हुआ था। अब चाय चाय करते परिंदे देख रहा हूँ, हिलती झाड़ियाँ देख रहा हूँ और बड़ी तेज़ी से नीचे उतर रहा हूँ। मशीनी हरकत की तरह हाथ रेस देते हैं, क्लच दबाते हैं, 5 गियर बदलते हैं, ब्रेक दबाते हैं, छोड़ते हैं। और तभी रवि की बात याद आता है। प्लेन उड़ाना तो सबको आता है, लेकिन असली पायलट वही है जो इंस्टिंक्ट के साथ फ्लाई करता है, कहीं कोई मानसिक दबाव नहीं। जानता हूँ अब जब राधा के पास जाऊँगा, मोबाइल नीचे दुकानदार के पास खड़ा नहीं करूँगा, कोठी तक ले जाया करूँगा। पीछे मुड़कर नहीं देखता, लेकिन जानता हूँ कि राधा पगडंडी से नीचे आ रही है। सोचती है मैं उससे नाराज़ हो गया हूँ, जा रहा हूँ सिली बीच। उसे क्या पता मैं अपने डर को पालतू बना रहा हूँ, टेम कर रहा हूँ। मोबाइल नीचे पहुँचती है। दुकानों पर खड़े लोग छोटी सी भीड़ में बदल गए हैं। उनके चेहरों पर बेहद मिश्रित प्रशंसा है। हाथ हिलाकर मेरा स्वागत करते हैं। मोबाइल फिर कोठी की तरफ मोड़ देता हूँ। अब नीचे आ रही राधा को देख रहा हूँ। मुझे वापस लौटते देखकर पगडंडी के किनारे खड़ी हो गई है। कोई 10 फुट की समतल चट्टान है। मोटरसाइकिल चट्टान पर रोकता हूँ, स्टैंड पर लगाता हूँ। वो पहला सवाल करती है, अगर निक्की को कुछ हो जाता तो? मरती तो साथ में मैं भी मरता। मुझे कुछ हो जाने का ख्याल तुम्हें क्यों नहीं आया? वो सर झुकाकर खड़ी है। अपना कमीना सोचने का सच उसे मेरे जवाब से पता चल गया है। समझ गई है कि उसे हमेशा निक्की, संतोष और राधा को एक ही संदर्भ में सोचना चाहिए। मैंने सोचा तुम गुस्से में लौट रहे हो, फिर नहीं आओगी। निक्की भी रो रही है। सिली बिच, हमेशा बुरा मत सोचा करो। सिली बास्टर्ड, हमेशा खतरा मोल मत लिया करो। बक बक कम किया करो, चलो पीछे बैठो। जानता हूँ उसने इनकार किया कि किया। सुना नहीं, पीछे बैठो। उसके चेहरे पर डर है, मेरे गुस्से का या मोबाइल पर बैठने के खतरे का, पता नहीं। मैं सांप से सरकती पगडंडी को फिर रौंद रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए डर को कुचलता हुआ। उसके हाथों का कसा कसाव कमर पर होता है। रिलैक्स कहने पर वो सहज हो जाती है। मोबाइल कोठी के आंगन में आ गई है। निक्की के चेहरे पर आंसुओं के निशान साफ दिख रहे हैं। मेरा हाथ पकड़ती है, आंसू फिर आंखों में भर जाते हैं। नेवर लीव मी लाइक दिस। डोंट बी क्राई बेबी, मैं ज़रा प्रैक्टिस कर रहा था।
मैं उसका सर अपने पेट के साथ दबाए अंदर चला जाता हूँ। पीछे पीछे राधा है। चौकीदार किचन से ब्रंच का सामान लाता है। बड़ी खुली खुली सी नमस्ते करता है क्योंकि बतियाने के लिए मैं आ गया हूँ। मैं टोस्ट को कुतर कुतर कर खा रहा हूँ। भूख मर गई है। जिस दिन बेइंतहा गुस्सा आता है भूख को भगा देता है। राधा देखती है मैं नाक के बराबर खा रहा हूँ, कुछ नहीं कहती, डरी हुई है मेरे गुस्से से या मोबाइल पर बैठकर ऊपर आने से। निक्की ने टोस्ट ख़त्म कर लिया है। मेरे टोस्ट के कुतरे कोने को देखती है। आपसे ज़्यादा तो मैं खाती हूँ, ब्रेड से लड़ाई नहीं करना चाहिए। मैं उसकी छेड़छाड़ का कोई जवाब नहीं देता। अब वो लगातार मेरे चेहरे को देख रही है। कुर्सी से उठती है, मेरी कनपटी के सफ़ेद बालों को उंगली से छूती है, कुर्सी पर वापस जा बैठती है और बड़ी हैरान आवाज़ में राधा से कहती है, मम्मा, संतोष बिल्कुल बारबरा कॉर्टलैंड के हीरोज़ की तरह है ना? अब मुझे हंसी आ जाती है। निक्की के अंदर वेस्टर्न्स और रोमांटिक नॉवेल्स के नायक बैठे हुए हैं। मुझ में कभी उसे कोई काउबॉय दिखाई देता है तो कभी कॉर्टलैंड के उपन्यासों का नायक, हैंडसम, अमीर, किसी अतीत रहस्य से घिरा हुआ, कहीं ना कहीं कमीना और कभी कभी काले गुस्से से तमतमाया हुआ। मैं टोस्ट ख़त्म करके दूसरा उठाता हूँ। निक्की राधा की बाँह छूकर कहती है, देखा मामा, मैंने मना लिया, तुम तो डर गई थी ना। ब्रंच ख़त्म होता है। राधा ने कोठी के कमरे में दवाइयाँ वगैरह लगाई हैं। कंपाउंडर भी आ जाता है। मैं और निक्की अब अकेले हैं। वो कहती हैं कि चलो हॉन्टेड हाउस को एक्सप्लोर किया जाए। एक एक करके हम सातों कमरों में जाते हैं। हर कमरे में प्रवेश करने से पहले निक्की होठों पर उंगली रखकर श्श कहती है और हम जासूसों की तरह दबे कमरों में जाते हैं, रानी के प्रेत किसी या किसी और मृत आत्मा की तलाश में। कोठी के बाहर निकलते हैं। चारों ओर गोलाई में पगडंडी है, साथ साथ किनारे रंग बिरंगे फूलों की झाड़ियाँ हैं और कहीं कहीं गिलास के पेड़ भी। बड़े दरवाजे पर खड़खड़ की आवाज़ होती है। ब्रांडी अपनी कुंभकर्ण नींद से जाग चुका है। पहले मेरी टांगों में मुँह रगड़ता है, फिर निक्की को देखता है। आंखों में पहचान उभरती है। दौड़कर उसके टखनों को जीभ से छूता है। निक्की उछलकर पड़ी होती है। क्या हुआ? मेरी आंखों में सवाल देखकर कहती है, टिकली टिकली होती है। ब्रांडी इतनी जल्दी कितना बड़ा हो गया, फैटी लगता है। मैं उसे समझाता हूँ कि बुलडॉग गिट्टे होते हैं लेकिन बहुत ताकतवर और खूंखार। इसके बाहर को निकले टेढ़े दांत जब कहीं खुप जाएं तो इसका मुंह अपने आप बंद हो जाता है और फिर जल्दी जल्दी खुलता नहीं। सूरज सर पर आ गया है लेकिन गर्मी की बारिश को ठंडी हवा छूकर ठंडे ताप में बदल रही है। ब्रांडी को देखकर पेड़ पर बैठा पहाड़ी कौआ छोटी सी उड़ान भर के नीचे चट्टान पर आ बैठता है। अपनी कर्कश आवाज़ में ब्रांडी को छेड़ना शुरू कर देता है। ब्रांडी का पेट अब ज़मीन को छू रहा है। वो लगातार घूरकर पहाड़ी कौवे को देख रहा है, जैसे कह रहा हो, साले मुझ पर क्यों भौंकता है। कौआ उसके लगातार घूरने से काँव काँव करना बंद कर देता है। हार मानकर सर नीचा करता है। छोटी सी उड़ान भरकर अपने पेड़ पर वापस जा बैठता है। ब्रांडी पेड़ की ओर देखकर जीत की छोटी सी भौंक करता है और कौवे को उस पेड़ से उड़ा देता है। गर्व से निक्की को देखता है। वो उसकी गर्दन खुजाती है। ब्रांडी अब पगडंडी पर खड़ा है। गर्दन मोड़कर निक्की को देखता है। सर नीचे करके पगडंडी पर भागता है, रुकता है, फिर निक्की को देखता है। कह रहा हो, रेस दो। आगे आगे ब्रांडी, पीछे पीछे निक्की। उसकी स्कर्ट में हवा भर रही है और वो गोलाई में ब्रांडी को के पीछे पीछे पगडंडी पर भाग रही है। राधा डिस्पेंसरी वाले कमरे से बाहर आ गई है, मेरे पास खड़ी है। ब्रांडी हमारे पास से गुजरता है, निक्की पीछे पीछे। हमारे करीब थमती है तो ब्रांडी फिर भौंक करके शिकायत करता है, खेलो ना। निक्की ठहरो कहकर उसके पीछे भागना शुरू हो जाती है। मैं उंगली से राधा के कंधे की हड्डी छूता हूँ। वो मेरा हाथ धीरे से दबाती है, छोड़ देती है। नीचे से हाफता हुआ हवा का झोंका ऊपर चढ़ता है, बड़े मरियल तरीके से राधा के बालों को उड़ाता है और दूसरी ओर से फिर नीचे उतर जाता है। सुख, 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 यही है ना। आगे भागता ब्रांडी, पीछे भागती निक्की, मेरे पास खड़ी राधा। सूरज की ठंडी तपिश, पेड़ पर बैठा हमें देखता हुआ पहाड़ी कौआ, हवा के हाफे झोंके। सुख, 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 यही है ना। राधा मेरी तरफ देखती है। हमारी आंखें एक दूसरे को बताती हैं कि सुख यही है, हमने इसे पा लिया है। और फिर उसके होठों पर एक उदास मुस्कान आती है, किसी कड़ी जंग के बाद कुछ हासिल करके थकी हुई उदास मुस्कान।
पगडंडी के पास पत्थर पर बैठी गिलहरी फटी फटी आंखों से ब्रांडी और निक्की का गोल गोल भागना देख रही हैं। उसे पता हो गया है कहीं ये कुत्ता और ये लड़की पागल हो गए हैं। पगडंडी के बीचों बीच आ बैठी है दोनों को इस पागलपन से रोकने के लिए। ब्रांडी हमारे पास से गुजरता है, गिलहरी को देखता है और टांगों पर ब्रेक लगाता है। थोड़ा सा लुढ़क कर रुक जाता है। गिलहरी अब भी रास्ता नहीं छोड़ती, पूँछ उठाती है, पूँछ के बाल खड़े होते हैं। ची 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 चच की आवाज़ में ब्रांडी को इस मूर्खता पर डांटती है और वो हमारे कदमों के पास लेट जाता है। निकी हमारे पास पहुंच गई है, हाफ रही है। राधा उसके चेहरे पर आया पसीना पर्त को साड़ी से पहुंचती है। हो मम्मा, मज़ा आ गया। मैं उसे अपने पास कर लेता हूँ, उसके बाल पीछे हटाता हूँ। ब्रांडी ने तुम्हें हरा दिया। फैटी बहुत तेज़ भागता है, लेकिन देखो ना, छोटी सी गिलहरी से डर गया। राधा बताती है कि गिलहरी ब्रांडी की दोस्त है। बरामदे में जब ब्रांडी देर तक सोया रहे तो गिलहरी पास आ बैठती है, उसके कानों के पास ची ची का अलार्म बजाती है। ब्रांडी तब भी ना उठे तो तेजी से उसके पेट में मुंह मारकर पेड़ पर चढ़ जाती है। कच्ची नींद से उठने पर ब्रांडी भौंकी गाली देता है। गिलहरी तने पर और ऊपर सड़क कर उसे डांटती है, इतना भी क्या सोना। ब्रांडी अंदर से ब्रेड या रोटी का टुकड़ा लाता है, पंजे से छोटे छोटे टुकड़े करता है, पेड़ के पास फेंक कर गिलहरी की तरफ देखता है, ले खा, सोने दे, और फिर बरामदे में सो जाता है। ब्रांडी का पेड़ लयबद्ध तरीके से ऊपर नीचे उठ रहा है। लो, फिर सो गया। राधा हल्की सी शिकायत करती है। हम अंदर आ जाते हैं। मम्मा, मुझे फिर भूख लगाई, निक्की कहती है। बहुत खाओगी तो ब्रांडी की तरह बन जाओगी, फैटी। राधा उसे दूध का गिलास देती है, लगता है पीते पीते सो जाएगी। आंखें मूंदे मुझसे पूछती है, मैं थोड़ी देर सो लूँ, प्लीज़ डोंट माइंड। मैं उसे उठाकर बेडरूम में ले जाता हूँ, तकिया ठीक करता हूँ। वो आंखें खोलती है, मेरी कनपटी के सफ़ेद बाल उंगली से छूती है, मुस्कुराती है और करवट बदलती है, सो जाती है। राधा ने बाहर लकड़ी के बरामदे में लाल रंग की गार्डन चेयर्स रख दी हैं। हवा में थोड़ी सी ठंडक है। उसकी नंगी बाहों को बार बार छूकर गुजरती है। मैं अंदर जाता हूँ, काला शॉल लाता हूँ, उसकी बाहों को ढक देता हूँ। वो मेरी आधी बाजू की कमीज़ देखती है। तुम कुछ पहन लो, सर्दी नहीं लगती क्या? मैं नाम सर हिलाता हूँ। मेरी बाह छूकर टफ मैन कहती है और गोल दायरे में गल बहियाँ डाले पेड़ों की शाखों को देखने लगती है। सूरज की वापसी हो रही है। हवा ने उसके ताप को अभी से सोख लिया है। गोलाकार टहनियाँ हिलती हैं। रानी की कोठी एक लंबी सांस लेकर हिलती है। राधा शॉल में सिकुड़ती है। सर्दियाँ आ रही हैं। ये सर्दियाँ हमारे लिए विंटर ऑफ आवर डिस्काउंटेड नहीं होंगी। घमंड नहीं करना चाहिए था। हमारी विंटर ऑफ कंटेंट आ रही है। लेकिन तब मुझे कहाँ पता था कि महाकवि झूठ नहीं लिखा करते, नहीं कहते। निकी की छुट्टियाँ आ रही हैं। ये बात राधा ने सर हिलाकर कही है। जिप्सी रिंग शब्दों की धुन पर नाचना शुरू हो गया है। वर्मा झूठ कहता था, मुझे फिजूल में डराता है। वो बेवकूफ़ है। उसे क्यों पता है कि सुख का मेरा साथ नहीं। कहता है जिसे मैं तलाश रहा हूँ फैंटमशिप है, मायापोत है, जो है ही नहीं। उसे तलाशा क्यों कर जा सकता है? वो मिल कैसे सकता है? मुझसे जलता तो नहीं? मुझे मॉर्बिड कह के कहीं कोई बदला तो नहीं ले रहा? छूटा है। मुझे उसे कोसना नहीं चाहिए था। वो मेरी शैडो है, मेरे अंदर का दूसरा हिस्सा है जो सच जानता है, सच बोलता है। लेकिन तब मुझे कहाँ पता था कि वर्मा झूठ नहीं बोलता है। मुझे घमंड नहीं करना चाहिए था कि मायापोत मुझे मिल गया है। लेकिन तब मुझे क्या पता था कि घमंड नहीं करना चाहिए। निकी को तुम बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगे हो। एक पत्ती उड़कर आई है, उसके बालों में कानों के पास बैठ गई है, कान में कुछ कह रही है। चुटकी से इसे कान के पास से उठाता हूँ और हवा में उड़ा देता हूँ। अंदर ही अंदर हंसता हूँ। बिन बोले उसे कहता हूँ, पहले तुम्हें टेम किया, वश में किया, अब निक्की को भी टेम कर लिया है। मेरे जाने पर सुबह कैसे रोई थी? तुम भी तो पीछे पीछे भागी थी ना। मुझे रजिस्ट करना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए था। लेकिन तब मुझे क्या पता था कि ऐसे नहीं सोचना चाहिए था। छुट्टियों में निकी को सब कुछ बता दोगे ना? मैं अपनी कुर्सी उसकी कुर्सी के पास लाता हूँ। उसके कान के निचले हिस्से में हल्की लकीर उंगली से खींचता हूँ। वो मेरी नाक की नोक को चुटकी में मसल देती है। आधी शॉल मेरी उस बाह पर डाल देती है जो उसकी तरफ है।
कोठी के कमरे हवा भर जाने से धीरे धीरे हिल रहे हैं। तिरछी छत से सूखे पत्तों की बौछार हो रही है। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? बहुत बोर करते हो, बात किया करो ना। मैं राधा को कैसे समझाऊं कि जब सब कुछ जो हम चाहते हों मिल जाए तो फिर बोलने को रह ही क्या जाता है। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था कि सब कुछ जो मैं चाहता हूँ मिल गया है, लेकिन तब मुझे क्या मालूम था कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। राधा से बोलना चाहिए था। वक्त आएगा जब ना कुछ बोलने को रह जाएगा और ना कुछ सुनने को। निक्की को शाम को ही छोड़ने जाना है ना? उसने अपना एक पाँव मेरी टांगों पर रख दिया है। मैं हाँ में सर हिलाता हूँ। छोड़कर वापस आओगे ना? उसे मेरा हाथ अपनी गोद में रख लिया है। मैं ना में सर हिलाता हूँ। आज भट्टी से मिलने का दिल कर रहा है। कई दिनों से मुलाकात नहीं हुई। मर्द के साथ का अपना सुख होता है, मर्दाना सुख। उसकी आंखों का रंग बदला कि बदला। दांत पर चढ़े दांत ने लश्कारा मारा कि मारा। मैं अकेले नहीं रहूँगी। यू मस्ट कम बैक। मुझे रात को डर लगेगा। मैं उसका सर पर थपकी देता हूँ। दोनों एक झूठ तय करते हैं। वो शहर मेरे और निक्की के साथ चलेगी। अगर निक्की पूछेगी तो बताएगी कि वो रात रवि की माँ के पास रहेगी और मैं अपने घर। हमें निक्की से इतने झूठ नहीं बोलने चाहिए थे, लेकिन तब हमें कहाँ पता था कि बच्चों से लगातार झूठ नहीं बोला करते, पाप लगता है। आसपास के गांवों में शोर मच गया है कि लाल साहब रानी की कोठी का हॉस्पिटल देखने आ रहे हैं। दरबार भी लगाएंगे। 7 बड़े अफसर और मंत्री भी आएंगे। क्यास आराइयाँ भी हो रही हैं कि लाट साहब नए डॉक्टरनी के कुछ लगते हैं। इलाके का एमएलए वर्कर्स की भीड़ के साथ 2 दिन से लगातार कोठी पर आ रहा है। कोठी को नहलाया जा रहा है, चमकाया जा रहा है। टूटे कांच बदले जा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी वाले रंग रोगन में लगे हुए हैं। डॉक्टर मनचंदा सीएमओ बन गए हैं। 2 दिन से यहीं रुके हैं। लंबी नौकरी है। अफसरशाही के कामों के तरीक़ों से अच्छी तरह वाकिफ़ है। मुझे शक है उन्होंने रवि की माँ के माध्यम से लाट साहब को हॉस्पिटल के उद्घाटन के लिए मनवाया है। लाट साहब आ रहे हैं तो सारी दवाइयाँ और मेज कुर्सियाँ पहुँचेंगी। सरकार को रूटीन से सिफारिश करते तो कम से कम साल भर तो लग ही जाता। मैंने कहा कि हॉस्पिटल में सब कुछ मंगवाने की अच्छी चाल है, तो हंसकर डॉक्टर मनचंदा ने छेड़ा। बरखुरदार, सिर्फ हॉस्पिटल का नहीं, तुम्हारा भी काम कर रहा हूँ। अब किसकी हिम्मत है कि हमारे यहाँ रहने पर चींचा करे? डॉक्टर राधा का गवर्नर से रिश्ता जो कायम कर दिया है। वो आए तो पूरे तामझाम के साथ। निक्की उस इतवार उन्हीं के साथ बड़ी कार में आई। कैप्टन सिंह की मेडल से भरी छाती और तलवार की नोक सी क्रीज वाली वर्दी को लोग आंखें फाड़े देखते रहे। निक्की उनका हाथ पकड़े रही। रवि की माँ ने राधा का माथा चूमा, मेरे सर पर हाथ फेरा। लोगों के दिलों में हमारा उनसे रिश्ता पक्का हो गया। औरतों ने रवि की माँ से 2 मील दूर झरने से पानी लाने की शिकायत की। उन्होंने मुख्यमंत्री की ओर देखा। मुख्यमंत्री ने विभाग से संबंधित मंत्री की ओर देखा। मंत्री ने चीफ इंजीनियर की ओर देखा। उसने डायरी में कुछ नोट किया। लोग खुश हो गए कि पानी की सहूलियत ज़रूर मिल जाएगी। वे हॉस्पिटल के कमरे में आए। ब्रांडी अपना मुंह उनकी टांग से रगड़ता हुआ चल रहा है, सबको घूरता हुआ। कहीं कोई दुश्मन तो नहीं? वो नीचे झुककर ब्रांडी की गर्दन खुजलाते हैं, रिलैक्स कहते हैं। ब्रांडी दरवाजे में चला जाता है। हर अंदर आने वाले को चेक कर रहा है। फौज में जनरल रहे हैं, इंस्पेक्शन करना खूब जानते हैं। सर उठाकर छत की तरफ देख रहे हैं। यहाँ बिजली नहीं है क्या? मुख्यमंत्री बताते हैं कि 5 मील पीछे तक बिजली की तारें पहुँच गई हैं। यहाँ तक तो अगली योजना में बिजली लाने की बात है। वो डॉक्टर मनचंदा से पूछते हैं, अगर रात को कोई मरीज़ आ जाए, छोटा ऑपरेशन करना पड़ जाए, तो क्या लैंप की लाइट में हो सकता है? नहीं योर हाइनेस, वो कैप्टन सिंह से कहते हैं। सिंह, क्या कोई दूसरा कमरा है जहाँ किसी सीरियस पेशेंट को रखा जाए और 1 दिन के लिए, जब तक शहर के हॉस्पिटल में उसे नहीं भेजा जा सकता? नो सर। फिर मुख्यमंत्री विभागीय मंत्री की ओर देखता है। नीचे देखने का सिलसिला शुरू होता है। डायरीज खुलती हैं, नोट्स लिए जाते हैं। कैप्टन सिंह सारी शिकायतें अपनी डायरी में लिख रहा है। वहाँ के एमएलए को घूर कर देख रहा है, जैसे कह रहा हो, अगले साल होने वाले चुनावों में टिकट लेना है कि नहीं। सिंह की खा जाने वाली नज़रों का असर होता है। एमएलए की डायरी भी खुल जाती है। डॉक्टर मनचंदा बोलते हैं, योर हाइनेस, मरीजों के लिए कमरा आज शाम तक तैयार हो जाएगा। 2 बेड्स कल बड़े हॉस्पिटल से आ जाएंगे। गुड। सब लोग बाहर आते हैं। आंगन में गांव वालों ने चाय का प्रबंध किया है। लाट साहब सबके साथ चाय पियेंगे। सिंह मुखिया को कुछ कहता है। वो अंदर जाता है।
ट्रे में कप लाता है। लाट साहब को गिलास में चाय नहीं देनी चाहिए। लाट साहब की पीठ कैप्टन सिंह की ओर है। वो मुखिया से गिलास में थोड़ी सी चाय डालने को कहता है। एक घूंट में ख़त्म करके ठीक है का इशारा करता है। गांव वाले समझ जाते हैं कि लाट साहब तो राजा हैं। पहले सब कुछ ही फौजी चखता है, फिर वो खाते हैं। चाय शुरू होती है। सबके हाथों में गिलास है। वो कप देखते हैं, उठाते हैं और निक्की को पकड़ा देते हैं। सिंह यस सर कहकर उनको गिलास में चाय पकड़ाता है। उन्होंने सेना वाला दरबार लगाया है। हर आदमी से कोई ना कोई बात कर रहा है। एक एक्स सर्विसमैन वर्दी में आया है। उसकी छाती पर लगे मेडल के बारे में पूछते हैं तो उसका सीना 2 इंच और फूल जाता है। चाय ख़त्म होने पर वो सबसे पूछते हैं कि डॉक्टर मेहरा से कोई शिकायत तो नहीं। बहुत सारे लोग कानों पर हाथ रखकर नहीं नहीं कहते हैं। मुखिया बोलता है, नहीं साहब बहादुर, हमारे डॉक्टर तो देवी है देवी। वो मुख्यमंत्री की ओर देखते हैं, क्या कुछ कहना है? मुख्यमंत्री लोगों को वादा करता है कि हॉस्पिटल में बिजली और टेलीफोन 15-20 दिनों में लग जाएगा। पानी की दिक्कत दूर करने की कोशिश की जाएगी। लोगों को चाहिए कि सरकार की मदद करे। अगले साल ही ये डिस्पेंसरी छोटा हॉस्पिटल बन जाएगी। चीरा देने वाला डॉक्टर भी यहाँ भेजा जाएगा। अस्पताल के लोगों को छोटे चीरे के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। खाने का इंतज़ाम नीचे रेस्ट हाउस में है। शहर से ही वैन में पका पका खाना आया है। लाट साहब शाम को लौटेंगे। मुख्यमंत्री अपने जुलूस के साथ शहर लौट जाता है। अब सिर्फ घर के आदमी रेस्ट हाउस में हैं। रवि की माँ बड़ी देर से राधा से धीमी आवाज़ में बातें कर रही हैं। दोनों के चेहरों पर सब ठीक है कि चमक है। वो राधा को डांटते हैं, जब से यहाँ आई हो यहीं की हो गई हो, उधर का चक्कर क्यों नहीं लगाया? राधा बताती है कि दूसरा डॉक्टर ने हॉस्पिटल खाली कैसे छोड़े। वो सिंह को आदेश देते हैं कि हफ्ते में एक दिन शहर से दूसरा डॉक्टर आना चाहिए ताकि उस दिन राधा छुट्टी मना सके, उनके घर आ सके। फिर निक्की को डांट पिलाते हैं, यू डोंट कीप योर वर्ड। प्रॉमिस किया था ना कि हमें मिला करोगी। हर संडे यहाँ भाग आती हो। अब से एक संडे हमारे पास और एक यहाँ, ओके? निक्की ने बड़े स्टेजी आवाज़ में जवाब दिया, थैंक्स योर हाइनेस। और उन्होंने उसे ऊपर हवा में उछाला, दोनों गालों पर चुम्मा किया और निक्की के गालों मलते हुए टिकली टिकली होने की शिकायत की। चलते वक्त उन्होंने मुझसे पूछा, सब ठीक है ना सनी? ठीक है से वो समझ गया कि सवाल मुझे, राधा और निक्की को लेकर है। उन्हें बताया कि निक्की को छुट्टियों में किसी अच्छे दिन सब कुछ बता देंगे। रवि की माँ ने खबर दी कि रवि क्रिसमस पर आ रहा है। बड़ा दिन सब उनके यहाँ मनाएंगे। तब मुझे कहाँ पता था कि बड़ा दिन बुरा दिन होगा। मेरे साथ की वजह से अब राधा को भी पैदल चलने की आदत होती जा रही है। शाम को हॉस्पिटल बंद करने के बाद लंबा घूमना, नए रास्ते, शॉर्टकट्स और पगडंडियाँ तलाश करना, निर्जन सड़क, चुपचाप चलते हम और सर हिला हिला कर हमारे बारे में बात करते पेड़। अब राधा मेरे कम बोलने की शिकायत नहीं करती। आदतन मैं तेज़ चलता हूँ, वो पीछे रह जाती है। रुकता हूँ, पास आती है, शिकायती मुस्कान दिखाती है और हम चलना शुरू कर देते हैं। एक बार मैंने तेज़ चलने के बारे में पूछा था तो हैरान होकर जवाब दिया था, डॉक्टर होते हुए भी उसे पता नहीं कि ब्रिस्क वॉकिंग करनी चाहिए। उसका मीठा ताना दिया, अब आधा डॉक्टर तो मैं भी हूँ। बदलते मौसम की बीमारियों का जोर है। राधा से इंजेक्शन लगाना मैंने सीख लिया है। सुबह शाम उसका हाथ बटाता हूँ। लोगों का कहना है कि मेरा टीका लगाने पर उन्हें बिल्कुल दर्द नहीं होता, हाथ हल्का है। अब चलते हुए ना हमें हाथ पकड़ने की ज़रूरत होती है ना बोलने की। खामोशी के माध्यम से हमने बातें करना सीख लिया है। शब्द बेकार हैं। एक ही वेवलेंथ पर जब दो लोग हों तो शब्द घुसपैठिए बन जाते हैं। चलते चलते उसका सुनहरी सेब चेहरा तपिश से लाल और गीला हो जाता है तो रुकते हैं। हवा तपिश और गीलेपन को आनन फानन में सोख लेती है। सड़क के ऊपर की तरफ चढ़ती पगडंडी और एक ही जगह पेड़ों का पड़ाव, नीचे बिछा पत्तों का बिस्तर। अक्सर हम आराम के लिए यहाँ लेटते हैं और घर लौटते परिंदों को गिनते रहते हैं। मैं लेटा, पत्तों का बिस्तर चरमराया, फिर पीठ और पत्तों का तालमेल, खामोशी। वी के आकार में मुड़ी मेरी बाँह, वो लेटी, पत्तों का प्रोटेस्ट, खामोशी। सिगरेट सुलगाया, उसने मुझे देखा। जानता हूँ आज मेरी सिगरेट शेयर नहीं करना चाहती, अलग अपना सिगरेट मांग रही है। अपने सिगरेट से उसका सिगरेट सुलगाता हूँ, पकड़ाता हूँ। सुलगता सिगरेट उसकी उंगलियों में सचता है। ब्रांडी हम दोनों को आराम से लेटे देखता है, नीचे बिछे पत्तों के बिस्तर को देखता है। उसे पसंद नहीं। थोड़ी दूर चौड़े पत्थर पर छलांग लगाकर चढ़ता है, लेट जाता है।
हमारी तरह घर लौटते परिंदों को गिनता है। छोटी सी सुबकी। मैं सर मोड़ता हूँ, ब्रांडी सर उठाता है। दोनों आश्वस्त हो जाते हैं कि रोना सुख का रोना है, कहीं कोई डर नहीं। मैं राधा को चुप होने के लिए क्यों कहूँ? आंसू की बूंद गले से छाती पर सरक आई है। लव हैज़ मेड मी मैड। मैं उसके जिप्सी रिंग में से छोटी उंगली फंसाकर हौले हौले हिला रहा हूँ। वो मेरी बाह से सर उठाती है। अब उसका मुंह मेरे मुंह में झुका हुआ है। आंखें बंद करो। मैं कर लेता हूँ। वो मेरा माथा चूमती है। मैं आंखें खोलता हूँ। उसके गालों को घेरे कटे बालों के नीचे हथेलियाँ रखता हूँ। उसका चेहरा अपने चेहरे पर रख लेता हूँ। कितना अच्छा है ना? तुम्हें मेरे साथ देखकर लोग कैसे रश्क करते हैं। तुम बोलती बहुत हो। मुझे क्या पता था ये बात किसी को भी नहीं कहनी चाहिए। नज़र लग जाती है। तुम इतने सिगरेट पीते हो, फिर भी तुम्हारे दांत इतने चमकदार हैं। प्यार का होना तो ये छोटी छोटी फिजूल बातें ही हैं ना। जो प्यार नहीं पाते इन बातों का मजाक उड़ाते हैं। बदकिस्मत है। उसके होठों ने मेरे चेहरे पर छेड़छानी शुरू कर दी है। उसे अपने ऊपर उल्टा लेटाता हूँ। पीठ पर बाहों का शिकंजा बनाता हूँ। दबाव देता हूँ। वो मीठी गाली देती है। ब्रूट। शिकंजा और कसता है। सांस नहीं आ रही। बाहें ढीली छोड़ता हूँ। पूरे जोर से तुम मुझे दबाओ ना तो मेरी पीठ की बोन्स टूट जाएगी। मैं हाँ में सर हिलाता हूँ। उसे भी पता है, मुझे भी पता है, उसकी छोटी हड्डियाँ टूट जाएंगी। उसके चेहरे पर गर्वीला घमंड आ जाता है, ताकतवर मर्द के साथ का। तुम्हें कितनी बार कहा है पुलोवर पहना करो, सर्दी लगी तो। मैं उसका गाल थपथपाता हूँ। समझ जाती है कि उसे डॉक्टरी झाड़ने से रोक रहा हूँ। ब्रांडी चट्टान से उतरकर हमारे पास आ ठहरा है। कह रहा है कि बेशर्मो उठो, रात घिरी की घिरी, मेरी भूख का तो ख्याल रखो। साला जलता है। हम दोनों ज़ोर से हंसते हैं। ब्रांडी रूठ जाता है। उसे पता है उस पर हंस रहे हैं। उठते हैं। ब्रांडी की कटी पूँछ को उंगली से छूता हूँ। वो मुझे घूरता है। कोई पूँछ पर हाथ लगाए ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं। लेट्स गो ब्रांडी। वो हमारे आगे आगे किसी सीक्रेट सर्विस एजेंट की तरह चलना शुरू कर देता है। दाएं बाएं, ऊपर नीचे, इधर उधर देखता है। बिल्कुल आक्रमण की मुद्रा में कसा कसाया जिस्म। वापसी पर हम आहिस्ता चलते हैं। उतराई है। वो थकी हुई भी है। शादी के बाद हम कहाँ जाएंगे? जहाँ तुम कहो। दिल्ली? मैं रुक गया। मजाक कर रही है क्या? शादी मनाने के लिए ये बेतु की जगह? यू आर रियली मैड। जब राधा बताती है कि उसने आज तक दिल्ली नहीं देखा तो शॉक्ड हो जाता हूँ। वो मेरे चेहरा हैरानी से देखती है। वहाँ कोई है ही नहीं। फिर जाने का मौका ही नहीं मिला। पार्टीशन के बाद यहीं पहाड़ में बस गए। पढ़ाई भी यहाँ, नौकरी भी यहाँ। फिर इसमें हैरानी की बात क्या है? उसने दिल्ली नहीं देखी और शादी के बाद राधा, निकी और संतोष वहीं जाएंगे। हम दोनों के रुकने का पता वायु लहरों के माध्यम से ब्रांडी को हो जाता है। पीछे मुड़ता है। हमारे आसपास 2 चक्कर लगाता है। कहीं कोई खतरा नहीं। फिर रुके क्यों हैं? हम हंसते हैं। फिर रूठ कर सड़क के किनारे बैठ जाता है। कर लो जितनी जी चाहे बातें, अब चलने के लिए नहीं कहूँगा। मैं राधा को खींच कर अपनी छाती के साथ लगाता हूँ। उसका माथा, आंखें, गाल, दांत पर चढ़ा दांत और गले की हड्डी बेतहाशा चूम रहा हूँ। आज पहली बार वो मुझे पूरी पूरी अच्छी लगी है, क्योंकि उसने दिल्ली नहीं देखी है। खड़े खड़े मेरी तरफ से गोल्डन ब्रिज बनना शुरू हो गया है, क्योंकि उसने दिल्ली नहीं देखी। मैं उसे अब भी चूमे जा रहा हूँ। वो हाथ से मेरा मुंह परे करती है। पागल हो गए हो क्या? ब्रांडी उठकर मेरे पास आ गया है। मुंह उठाकर मेरा मुंह देख रहा है। उसे भी शक हो गया है मैं पागल हो गया हूँ। यू सिली गर्ल, माई गॉड, यू हैव बिविस्ड मी। आई लव यू, लव यू, लव यू। मुझे प्यार की बात 3 बार नहीं कहनी चाहिए थी। अब शकुन होता है। दिल्ली दिखाओगे ना? हाँ, रवि से कहूँगा मैस में ठहरने का इंतज़ाम कर देगा और किसी दोस्त से कार भी ले देगा। तुम्हें और निक्की को दिल्ली दिखाऊँगा। मुझे उसे नहीं कहना चाहिए था कि दिल्ली दिखाऊँगा, लेकिन तब मुझे क्या पता था कि मैं दिल्ली नहीं दिखा पाऊँगा। तब मुझे क्या पता था कि एक बात 3 बार नहीं कहना चाहिए। अब शकुन होता है। योर लेफ्ट फुट इज़ डेड, और मेरा बायां पाँव मर गया। योर राइट फुट इज़ डेड, और मेरा दायां पाँव मर गया। योर लेफ्ट लेग इज़ डेड, और मेरी बाईं टांग मर गई। योर राइट लेग इज़ डेड, और मेरी दाईं टांग मर गई। एक एक करके मेरा प्रत्येक अंग मर गया। शरीर से अंगहीन हो गया हूँ। योर हेड इज़ डेड, और मेरा माथा मर गया। ब्रीद इन, आई विल काउंट 100।
उसने 1 से 100 तक गिना। लंबी सांस अंदर लेती रही, बाहर निकलने के लिए तड़पती हुई। ब्रीद आउट स्लो। धीरे धीरे सांस छोड़ी। शरीर भारहीन हो गया है। पुट योर हैंड्स ऑन द चेस्ट। हाथ छाती पर रख लेता हूँ। नाउ यू आर डेड। और मैं पूरा का पूरा मर जाता हूँ। काया कट जाती है। जो शरीर है अशरीरी हो जाता है। मेरे अंदर का शरीर त्याग देता है। तितली की तरह हवा में तैर रहा है। कानों को वो पहले ही मार चुकी है, इसलिए बाहर की किसी भी आवाज़ को ग्रहण करके वो अंदर नहीं फेंक रहे। ना कहीं कमरा, ना कहीं दीवारें दरवाजे। समय मुक्त, काल मुक्त, दिशा मुक्त। है तो मीठी ठंडी नदी का बहाव, लगातार, निरंतर, अटूट, काल से परे। रोशनदान के रंगीन शीशे के पास हवा के कंधों पर बैठकर पहुंच गया हूँ। ये मुझे क्यों कर भास हो गया है कि रोशनदान के रंगीन शीशे के पास पहुंच गया हूँ। अशरीर होते हुए भी अकारण नहीं हो पाया। ध्यान बहुत जल्दी टूट जाता है। अशरीर में हवा के कंधों से नीचे उतरता हूँ। अपने शरीर के पास वापस लौटता हूँ और काया में प्रवेश कर जाता हूँ। आंखें खोलता हूँ। अंदाज़ा करता हूँ कि शायद 1 मिनट के लिए ही काया त्याग कर सका। राधा को देखता हूँ, लेटी है, सांस तक नहीं ले रही। उसने बताया था कि शरीर त्यागने के बाद सांस लेने की क्या ज़रूरत है। वो 10 मिनट तक शरीर से मुक्त रह सकती है। उसे उस सालों की प्रैक्टिस है। पता नहीं इस वक्त उसका कायाहीन शरीर कहाँ कहाँ जा रहा होगा। ब्रांडी मेरी खुली आंखों को देखता है, पास आता है, मुस्कुराता हूँ, आश्वस्त हो जाता हूँ कि मैं जिंदा हूँ। राधा के पास जाता है। अपने को मार चुकी है। ब्रांडी उसे सूंघता है। उसका जिस्म तनता जा रहा है। ये और मुर्दा है, सांस तक नहीं ले रही है।